This conference will now be recorded. Telenor. मैं सिर्फ 1 मिनट का ग्रेस मिनट दे रहा हूँ 8:31 तक का, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सिफुल, द मोस्ट बेनिफिसेंट। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। फ़बी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, देन विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विल यू डिनाई, और तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से, और सबसे पहले सबको माज़रत के इतना डिलेज़ हुए। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आगे चीज़ें ना हो। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी जिसकी वजह से हमें कुछ आगे बढ़ाना पड़ा था। आप सबका मैं ताउन का बड़ा मशकूर हूँ। जो चीज़ नहीं समझ आए, जो चीज़ हो मुझे बता दें, साथ-साथ फीडबैक देते रहें चैट के अंदर कि आवाज़ में कोई मसला हो या जो चीज़ हो, ताकि मुझे वहीं से पता चलेगा, वरना मेरे लिए तो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब आज का जो हमारा सेशन है, सेशन के अंदर जो है मैं एक ओरिएंटेशन और हमेशा ये पिछली दफा लास्ट के अंदर मैंने एक बड़े सीनियर स्टूडेंट मेरे साथ थे, उनसे मुझे एक ऐसी इंस्पायरेशन मिली जिसके बेसिस के ऊपर मैंने ये शेयर किया और ऐड किया। वो ये है कि एक इंसान जो कि खुद 80 साल का है, वो दौड़ लगा रहा है अपनी माँ के साथ जो कि 103 साल की है, और ये बताने के लिए है कि आप कभी बूढ़े नहीं होते जिंदगी में। बल्कि आपको बताऊं, मैं एक बड़ी मशहूर जैकमा तो वो है ना अली बाबा वाला जो केएफसी वाला है। केएफसी वाला बंदा 65 ईयर्स की एज में, जब ही वाज अबाउट टू सुसाइड, वो सुसाइड करने वाला था और $100 का चेक उसके हाथ में था, और उस वक्त वो
यानी कि बिल्कुल ज़िंदगी से आवाज़ था, उस वक़्त उसने सोचा कि जो चीज़ वो सबसे अच्छी बनाता है, जो कि उसका चिकन है, उसने कहा क्यों ना वो लोगों को खिलाना शुरू करे और वो उसने वहाँ से शुरू किया केएफसी की बुनियाद और फिर आज दुनिया का एक जाना-पहचाना चिकन के अंदर एक नोन ब्रांड केएफसी है, जो कि उसने 65 साल की उम्र में शुरू किया। 65 साल की उम्र वो है जब लोग रिटायर कर जाते हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती और इंसान हर उम्र में सीखता रहता है और हज़रत अली का कॉल है कि मोमिन के लिए वो बहतर है कि उसका आने वाला दिन उसके पिछले दिन से बेहतर ना हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम अपने आप को इम्प्रूव करें, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। सो चलते हैं साथ-साथ कोर्स के हवाले से, तो कोर्स में हमने 18 लेक्चर्स के ऊपर हमारा कोर्स मबनी है, जिसमें से 10 असाइनमेंट्स हैं, इसके अलावा कैम्पेन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। लाइव कैम्पेन्स आपको दिखाऊँगा, क्लाइंट्स की जो परमिशन होगी उनके साथ आपको लाइव एनालिसिस दिखाया जाएगा। एक जो थ्योरेटिकल चीज़ और होती है, प्रैक्टिकल और होती है, तो कोशिश होगी कि साथ-साथ वो आप सबको सारी चीज़ें साथ-साथ नज़र आती रहें। अब अगेन ये चीज़ है कि कोशिश है कि हम मैक्सिमम क्लाइंट्स की परमिशन के साथ इसमें मैक्सिमम डाटा ले सकें और वो उसके साथ आपके साथ शेयर करूँ मैं। फिर अगेन आपने अगर असाइनमेंट्स कर ली, तो आपको साथ वो हम जो है गूगल पार्टनर सर्टिफिकेट भी शेयर होगा हर एक का इंडिविजुअली। क्लिक बैंक की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा मैं जिसमें हम गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के साथ हम क्लिक बैंक के साथ कुछ है, कुछ मैं आपको कहेंगे, तो मैं अपने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखा लूँगा ताकि सबको तसल्ली हो जाए कि ये कोई झूठ नहीं चीज़ के ऊपर मबनी और साथ मेरे 2 जो हैं और एडिशनल वेबिनार्स होंगे। एक होगा फ्रीलांसिंग विदाउट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स क्योंकि जब भी कब स्किल सीख ली, स्किल तो वो चीज़ है जो इंसान के साथ सारी उम्र रहनी है। ये कोई मेथड नहीं है, ये स्किल है जो कि एक मार्केटिंग की एक सोच आपको इसके साथ एक मिलेगी और ये सारी उम्र आपके साथ रहेगी। बट कमाना भी इंसान ने होता है और कमाने के लिए लोग सबसे पहले कहते हैं सर आप अपवर्क पे जाएँ, पीपल पर आवर पे जाएँ, फाइवर पे जाएँ, फ्रीलांसर.com पे जाएँ। तो मैं कहूँगा कि हमने फ्रीलांसिंग करनी है बगैर किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के, तो वो हम कैसे करें? तो उसके हवाले से कुछ और मेथड्स को भी डिस्कस कुछ और स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस की जाएँगी, जिसके साथ हम कमाने की कोशिश के ऊपर यानी कि और हम मोनेटाइज़ेशन के हवाले से हम बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और मेरा लेक्चर है हाउ टू बिकम कंटेंट मार्केटर उसके हवाले से भी इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस होगा। सो आगे चलते हैं और ये सवाल है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? तो आप में से कोई साथी मुझे बताना चाहे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? पहले तो ये मुझे बताएँ। फिर मैं आपको इसके साथ एक और बात बताऊँगा। सो अगर मुझे कोई बताना चाहे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या? हमारे पास इतने अस्सलाम साथ वालेकुम। ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग जैसे डिजिटल तरीके से जैसे फेसबुक हो गई, वेबसाइट इसके थ्रू मार्केटिंग करना किसी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ या सर्विस की। जी, ठीक हो गया। और अब हमारे पास हसन बिलाल भाई हैं, जॉन हैं, मियाँ ज़ीशान भाई हैं और रहमान भाई हैं। वो हमें चैट में बताना चाहें या ऑडियो में बताना चाहें, आइदर वे। अ, हसन भाई आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आपको हसन भाई मैंने आपको I म्यूट think कर दिया, आपकी आवाज़ नहीं है I और think मेरे do the ऊपर आ marketing act in the online arena हुँ, हुँ। using a digital marketing platform is called digital marketing. For example, social media and search engines using these platforms doing marketing is known as digital marketing. सही हो गया, ठीक हो गया। तो बेसिकली एक्चुअली बहुत मुश्किल डेफिनेशन ही है। मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ कि मैंने व्हेन आई वाज़ इन क्लास 6 तो मुझे पहला गूगल एडसेंस की तरफ से चेक मिला और वो चेक ₹60 का था। सॉरी डॉलर ₹60 का था उस वक़्त। तो वो मेरी अम्मी के नाम पे था क्योंकि 18 साल का हुआ नहीं था। तो अराउंड $60 का चेक था, कुछ ₹3600 के करीब बना था। तो वो मेरे लिए बड़ा एक इंस्पिरेशन थी और ऑनलाइन की फ़ील्ड में जाना अल्लाह ताला ने बहुत कम उम्र में कामयाबी दी। हाँ, मेरे से और बड़े कम लोग थे जिन्होंने बड़ा-बड़ा काम किया, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहरहाल खुदा का जितना शुक्र हो वो करना चाहिए। मैं जब आईकॉम में गया तो आईकॉम तक मैंने काफ़ी अल्लाह का शुक्र है अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह एस्टेब्लिश कर ली हुई थी। पहले तो वेब मास्टर होता था, अब ओवर द टाइम ब्लॉगर बनना शुरू हो गए। पहले वेब मास्टर होता था जब फ्रंट पेज ड्रीमवीवर पे काम करते थे हम या तो मुझे ना एक बात मेरे आईकॉम के टीचर ने बोली थी, उन्होंने कहा कि डिफाइन बिज़नेस। मैं सोच में पड़ गया भाई बिज़नेस है क्या? बिज़नेस है क्या? इतनी कर तो रहे हैं बिज़नेस है क्या? तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी डेफिनिशन बताई। उन्होंने कहा एनी एक्टिविटी टू अर्न मनी इज नोन एज बिजनेस। उनका और बेहतर कर लें एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न मनी इज नोन एज बिजनेस। तो मार्केटिंग डन ओवर डिजिटल पैनल डिजिटल मीडिया इज नोन एज डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मीडिया के ऊपर जब मार्केटिंग करेंगे हम तो उसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बट द थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग में एक और चीज है वो ये है कि आपने
ट्रस्ट रिलेशनशिप इसके साथ काम करना है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट जो डिजिटल मार्केटिंग की बुनियाद है वो इसी चीज के ऊपर है कि हम ट्रस्ट रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं। अब आप पूछेंगे ये सवाल भी आपको कि कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, हमने कोई भी चीज खरीदनी होती है, अक्सर चीज होती है आप ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करते हैं। फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट, क्योंकि मेरा एक अपने रेस्टोरेंट रहा हुआ है एम आलम रोड पे टी कैफे, और अभी भी मैं उसके ऑनर भी हूँ। मतलब हमने चूंकि उसको सेल कर दिया, चूंकि हमने उसको इंस्टॉलमेंट पे सेल कर दिया, हम स्टिल इन द ऑनर्स और स्टिल मैं बुक्स में हूँ। मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं कि जब हम उसको उसकी मार्केट करते थे तो लोग इंटरनेट पे आके सर्च करते थे व्हिच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट। हमने देखा कि ओवर द टाइम उसकी सारी मार्केटिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हो गई। हमारे पास ये नहीं कि 90% कस्टमर जो एक्वायर हो रहा था वो सारा फेसबुक या इंस्टाग्राम से आ रहा था। क्यों? क्योंकि लोग वहां पे जाते हैं, हमारे पेज पे रिव्यूज देखते हैं, हमसे चैट करते हैं, बुकिंग्स लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं, उसके बाद लोग आते हैं। बल्कि लोग इवन जो है रेस्टोरेंट के बारे में फूड ग्रुप में जाके सर्च करते हैं कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है, कौन क्या चीज है, तो सारा कुछ के सारा कुछ ऑनलाइन हो गया हुआ। तो इट्स अ वेरी अगेन it's a different kind of a marketing than traditional marketing। मैंने एक उसकी ना पिक्चर रखी है जो कि मैं आपको लेक्चर 2 में दिखाऊंगा, वो बहुत अच्छा उसको करती है, कहते हैं क्लैरिफाई भी करती है। बट आगे चलते हैं ब्रांचेस के साथ। तो ये तो आप सबको पता ही होगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ब्रांचेस बहुत ज्यादा हैं, और जो ब्रांच हमने जिसके ऊपर हमारा मेन है वो है एससीएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, और इसका एक और भी नाम है वो है पीपीसी, पे पर क्लिक मार्केटिंग। पे पर क्लिक मतलब हर एड जिसके ऊपर क्लिक होगा तब आप एज एन एडवर्टाइजर चार्ज होगा, और जब तक नहीं क्लिक होगा तब तक नहीं चार्ज होगा। मगर इसी में एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है पे पर इंप्रेशन की, जिसे हम सीपीएम भी कहते हैं। सीपीएम का मतलब है कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। इसका मतलब है कि आप एड को, कोई आपकी एड पे क्लिक करे ना करे, आप चार्ज होगा, 1000 व्यूज की बेसिस पे चार्ज होगा। फिर उसके बाद आती है एसईओ। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल इसे कहता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। बेसिकली हम किसी भी कीवर्ड, किसी भी क्वेरी पे अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करें तो इसको, इस प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। कैसे करते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पीपीसी एंड एसईओ, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, आज के दिन ही करेंगे। फिर है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग है कि आपने ईमेल लिस्ट के साथ लीगल तरीके, देखिए लीगल तरीका ईमेल लिस्ट के साथ, पाक से मतलब होता है ना, ऐसे जो ईमेल की लिस्ट खुद ही से बनाओ और लोगों को करो, विच इज इलीगल, विच इज अगेंस्ट। हमने कोशिश करेंगे कि हम चीजों को सारा लीगल तरीके से करें, गलत काम ना करें, अनएथिकल वेज को अवॉइड करें। तो मैं जो टूल्स भी कोशिश करूंगा सारी ऐसी चीजें बताऊं कि हम अनएथिकल चीजों को मैक्सिमम हद तक अवॉइड करें, हम सारी चीजें लीगल तरीके से करें। फिर है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग है आपके लफ्जों में कितनी जान है और आप अपने लफ्जों से कितना बेचते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया, ये बेसिकली ज्वाइन किया सारा कंटेंट मार्केटिंग की बेसिस के ऊपर, कि ये कंटेंट आपको पसंद आया, अच्छा लगा, ट्रेनर आपको समझ आया, फिर आपने ज्वाइन किया, तो विच इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आप ब्लॉग्स के साथ भी कर सकते हैं, वीडियोस के साथ भी कर सकते हैं, रिव्यूज के साथ भी कर सकते हैं, जो इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं, फोटोज के साथ भी कर सकते हैं। सो कंटेंट आपको समझ आ गया क्या है। फिर उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में सोशल मीडिया चैनल्स आते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स के वाले से एक और स्लाइड है, वो आगे आएगी वो। और बट सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। अच्छा, मुझे पता है कि ये मेजर बातें वो हैं जो आप सबको पहले से पता हैं या आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, बट इट्स जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ रिविजन। मुझे पता है मेरे सब मेजर साथियों को ये पहले से पता है, जो नहीं आ रहे उनके लिए और जो जानते हैं उनके लिए एक जस्ट रिविजन। वो सोशल मीडिया चैनल्स होते हैं जहां से टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है, लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। फिर है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं अपने पर्सनल लिंक के साथ, और जो जो उस लिंक से खोल के वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उससे हमें कमीशन मिलता है। मगर अगेन कुछ लोग, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे हमारी कुकी उसके कंप्यूटर में चली जाती है, ताकि अगर वो उस वक्त नहीं खरीदता तो बाद में खरीदता ताकि हमें कमीशन मिले। और फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी होते हैं जैसे अमेजोन है, जहां पे हमारी कुकी इंस्टॉल हो जाती है, और अगर वो लिंक पे आया था टीवी लेने के लिए और बाद में वो ले गया फ्रिज, तो हमें तभी कमीशन मिलेगा। तो अगेन हर प्लेटफॉर्म की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है एफिलिएट मार्केटिंग में। हम थोड़ा बहुत एफिलिएट मार्केटिंग को भी इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत कंटेंट मार्केटिंग को भी करेंगे, और बिल्कुल जरा से एसईओ का और काफी ज्यादा एसईएम को डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स को तो हम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ इसकी मैनेजमेंट को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कोर्स के बारे में समझ लें कि कोर्स में जो जो आप लोगों को मैंने जिस तरीके से तंग करना है, तो उसमें हमने पहले हमने बेसिक्स के साथ डिस्कस करना है। पीपीसी नेटवर्क्स क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजीज,
डिफरेंस बिटवीन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, बिंग एड्स, पीपीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पीपीसी और एसईओ का कंपैरिजन, डिफरेंट कैंपेन टाइप्स, कैंपेन स्ट्रक्चर्स, बिडिंग स्ट्रक्चर्स, हमें हमें फर्स्ट पोजीशन कैसे एक्वायर करनी है और क्यों फर्स्ट पोजीशन हर दफा जरूरी नहीं होती। मुझे नहीं समझ आता, बट पाकिस्तान की मार्केट में एक साइकी है कि हमें फर्स्ट एड पोजीशन लेनी चाहिए। फर्स्ट एड पोजीशन हमेशा अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि हर एड पोजीशन के पीछे एक ब्रांड इंप्रेशन होता है। फॉर इंस्टेंस, हल्का ब्रांड है, ऑल्टो मेहरान है, ये सुजुकी मेहरान है, ये गाड़ी लोअर क्वालिटी की गाड़ी है। आई नो कईयों के लिए लग्जरी भी है, बट सुजुकी मेहरान एक लोअर क्वालिटी की है। उसकी एक रैंकिंग है, उसको अपनी रैंकिंग से ऊपर ऐड लगा के कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज उसकी क्लास नहीं है। वो जहां जहां लैम्बोर्गिनी एडवर्टाइज करते उसे एडवर्टाइज करने का फायदा नहीं, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं है। तो फर्स्ट बिड पोजीशन हर एक की मार्केट नहीं है, कि हर कोई कैसे समझना है। इंशाल्लाह इस कोर्स में इस वाले से डिस्कस करेंगे, कौन सी पोजीशन पे जाना चाहिए, कैसे अपनी कॉस्ट को मेंटेन करना चाहिए, क्वालिटी स्कोर क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एड एक्सटेंशंस, टाइमिंग स्केड्यूल, इससे कैसे फर्क पड़ जाता है। बल्कि हमारे कैंपेन था उसमें यूके के लिए था, क्लाइंट हमारा बैंक का क्लाइंट था, उसमें एड एक्सटेंशन और टाइमिंग स्केड्यूल है, तो बहुत बड़ी गेम ही बदल दी। और तो और मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, उसमें हुआ ये कि क्लाइंट का बिजनेस है सेविंग अकाउंट्स के हवाले से, यानी कि उनका था कि वो सेविंग अकाउंट्स के लिए साइन अप करवाना चाहते थे। अब उन्होंने एक शहर क्या हुआ था, मैनचेस्टर, मैनचेस्टर के हवाले से ना उनका मेन क्लाइंट एक्विजिशन वहां से होती थी। हमने सारा वर्किंग की तो हमने देखा कि असल पैसा कब लगाना चाहिए, असल पैसा लगाना चाहिए जनवरी में, फरवरी में। इसके बाद पैसा 60% हमने जो बजट है क्लाइंट को हमने जनवरी फरवरी में यूज करवाया। क्यों फायदा नहीं, तो 60 वो क्यों, क्योंकि सीजन और ये क्रिसमस में लगा के पैसे खर्च करते हैं। जब लगा के पैसे खर्च करते हैं, जनवरी जब न्यू ईयर आता है ना, तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है कि जनाब न्यू ईयर, व्हाट आर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, व्हाट आर योर न्यू ईयर गोल्स। और गोल जब आते हैं तो सोचते हैं कि यार हमने तो इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, अब हमने पैसे बचाने हैं, हमें क्या करना चाहिए। हमें पैसे बचाने तो हम क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, या हम इस तरह ऐसे जगह करते हैं जिससे हमारे पैसे मैक्सिमम बच जाए। तो हमें पता चला कि लोग मेन सेविंग अकाउंट के ऊपर जाते हैं, वो या आइदर जनवरी में जाते हैं या फरवरी में जाते हैं। इसके बाद वो शादो नाजिर ही बाद में साइन अप करते हैं। तो अगेन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर किस वक्त में करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, जो लोग ऑफिस जॉब वाले हैं वो बेशक सुबह 9 to 5 में जॉब पे होते हैं, बेशक आपकी ऐड देखते हैं, क्लिक भी कर लेते हैं, मगर परचेज नहीं करेंगे। परचेज नहीं करेंगे क्योंकि मेंटल टेंप्रेशन है ना, वो टेंशन है कि बॉस आ जाएगा तो यार हमें बंद करना पड़ जाएगा फौरन। तो उस चक्कर में लोग पेमेंट डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे, तो लोग परचेज नहीं लेंगे। क्या टाइमिंग उनको टारगेट करने के लिए बेस्ट है, क्या रीमार्केटिंग कैसे की जाती है, कैंपेन सेटअप कैसे किए जाते हैं, फेसबुक पे कैसे किया जाता है, बिंग पे कैसे किया जाता है, गूगल पे कैसे किया जाता है, कुछ सैंपल कैंपेन्स, कुछ कैंपेन्स यूट्यूब के हवाले से, कुछ अच्छी एड्स, कुछ बुरी एड्स, कुछ आप बनवाएंगे, कुछ हम डिस्कस करेंगे मार्केट्स के हवाले, एडवर्टाइजर्स को, उनकी कैंपेन स्ट्रेटजीज कैसी थी, क्या हुआ, उसके एड एक्सटेंशन के हवाले से, करेक्टर लिमिट के हवाले से, डेफिनेटली केस स्टडीज को भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद है कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों कंपेटिटर्स को मैं हाईलाइट करता हूँ, इसलिए बिकॉज अगर अगर वो आपसे पहले किसी फील्ड में कामयाब है तो वो किसी वजह से है। क्यों कामयाब है, हमने देखना है कि अगर वो रनिंग कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या वजह है कि लोग उसकी चीज को पसंद कर रहे हैं, आपकी चीज को पसंद नहीं कर रहे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंडिंग पेज एनालिसिस, वो भी हम करेंगे। लैंडिंग पेज में लोग कैसे आते हैं, बायर की साइकी कैसे होती है, कैसे लैंडिंग पेज पे लोग देखना शुरू करते हैं, कैसे सोचते हैं, समझते हैं और कैसे परसीव करते हैं। कलर्स का क्या रोल है, हमने वो जो एक लीड फॉर्म था उसके साथ हमने उसमें कलर एक दफा येलो था, एक दफा हमने रेड रखा, एक दफा ब्लू रखा। हमने देखा तीनों पे सेल्स फर्क है, हालांकि हम तीनों पे सेम पैसे लगा रहे थे, सेम टाइमिंग थी, बट फर्क क्या था कि जनाब कलर्स डिफरेंस था। आपको एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि जो डेज होते हैं, डेज ऑफ द मंथ, इससे भी सेल्स में इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर इंस्टेंस आज कौन सी डेट है, आज 2 फरवरी है ना, मुझे चैट में बताइएगा आज 2 फरवरी है। स्टार्टिंग के डेट्स में लोग मच मोर लाइकली खर्चा करने जाते हैं। 1 to 15 फरवरी लोग ज्यादा खर्चा करेंगे और 15 to 28 फरवरी लोग कम खर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों ने अपने मेजर पैसे 60% या 70% पैसे या 80% पैसे फर्स्ट 15 डेज में लगा देते हैं और फिर थोड़ा सा ना उनका हार्ट टाइट हो जाता है। तो एज एन एडवर्टाइजर एंड एज अ मार्केटर हमें पता होना चाहिए कि कब लोग ज्यादा पैसे खर्चे। आप लोग मुझे चैट में बताएंगे क्या ये बात ठीक है या नहीं, क्या ये बात सेंस करती है नहीं करती कि लोग अपना मेजर जो एक्सपेंसेस हैं वो फर्स्ट 15 डेज में करते हैं, क्योंकि मोस्ट लोगों को सैलरीज महीने के शुरू में मिलती हैं, तो वो उसी मुताबिक उसको यूटिलाइज करते हैं। क्या होता है 15 फरवरी के बाद या 15 की तारीख के बाद लोगों का हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाता है, तो थोड़ी सी सेल्स में ड्रॉप आता है। क्या ख्याल है आप लोगों का, मुझे साथ चैट में बताया था ताकि मुझे पता चले कि मैं किसी लोगों से बात करूं।
ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने कंपेटिटर्स की एड्स, कंपेटिटर के कीवर्ड्स, कंपेटिटर की स्ट्रैटेजीज, क्या टूल्स हैं जिसके साथ हम वो देख सकेंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ठीक हो गया, ठीक हो गया, मुझे पता चल गया मेरे सारे साथ हैं। और क्वालिटी स्कोर का क्या इम्पैक्ट है? क्वालिटी स्कोर इज अ गेम चेंजर थिंग। ये जो है ना पीपीसी में और डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, और इसके बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर है कि क्वालिटी स्कोर है क्या और इसको कैसे कंट्रोल में रखना है, और कैसे काबू काबू में रख के ना इससे कैसे अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करके अपनी सेल्स को कम इनके मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। ऐसी ऐसी केस स्टडीज हैं जहां पे हमारे कंपेटिटर $3 खर्च कर रहे हैं एक एड क्लिक का, हम उसी एड क्लिक को $0.5 में ले रहे हैं और उससे बेहतर एड पोजीशन ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी स्कोर की वजह से। क्या वो चीज है? ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा, बट मैं नहीं चाहता इसके बारे में मैं आज बात करें, क्योंकि ये ना हो कि हम भूल जाएं जो हमारा आज की मेन टॉपिक है उसकी तरफ। इसके अलावा कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड मैच टाइप के, तो अब आपको पता है कि हर कीवर्ड के पीछे यूजर की साइकी डिफरेंट होती है, यूजर डिफरेंट तरीके से सोचता है। अगर मैंने आईफोन बेच रहा हूं और अगर मेरा कीवर्ड है आईफोन, तो इट डजंट मीन कि मेरी सेल्स होंगी। हाँ, कीवर्ड पे ट्रैफिक होना अलग चीज है, बाइंग ट्रैफिक होना अलग चीज होता है। यूजर की साइकी समझना बहुत जरूरी है। जब यूजर आपके पास आ रहा है तो क्या वो आईफोन के बारे में जानना चाहता है, आईफोन को कंपेयर करना चाहता है, आईफोन को समझना चाहता है, या आईफोन को खरीदना चाहता है? ये 3-4 माइंड स्टेप्स हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है। हमें ये एनालाइज करना है कि हम चीज बेच रहे हैं, तो हमें बायर ट्रैफिक चाहिए। अब बायर विजिटर और जो कीवर्ड इंटेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये नहीं समझ आएगा तो हम रॉन्ग ट्रैफिक ला के हम अपने पैसे जाया करेंगे, हम अपने पैसे गलत जगह पे खर्च करेंगे। इसीलिए कीवर्ड रिसर्च अकॉर्डिंग टू बायर इंटेंट बड़ी जरूरी है। जब एसईओ में हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हम कीवर्ड डिफिकल्टी को तो गौर करते हैं, मगर बायर इंटेंट को जरूर गौर नहीं करते। मुझे नहीं समझ आता, हालांकि ये चीज एसईओ में भी इक्वली इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ट्रैफिक से मकसद नहीं, हमें बायर ट्रैफिक से चाहिए। हमें वो ट्रैफिक चाहिए जो खरीदने वाली हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमने ऐसे में कुछ इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स रखे हों जहां पे हमने जनरल ट्रैफिक को लेके आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करवाने के लिए, अवेयरनेस करवाने के लिए, बट हम उसको इंटरलिंकिंग करके इवेंचुअली तौर पे हमने उसको बायर पेज पे शिफ्ट करना है। तो अगेन, कीवर्ड रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कीवर्ड रिसर्च अकॉर्डिंग टू पीपीसी इज अ डिफरेंट थिंग देन डूइंग फॉर अ एसईओ। कीवर्ड मैच टाइप्स क्या हैं? कीवर्ड मैच टाइप्स गूगल एड्स के होते हैं। वो हर एक का फ्रेस मैच है, एग्जैक्ट मैच है, मॉडिफायर है, नेगेटिव है, क्या रोल है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बाइंग साइकिल, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर लैंडिंग पेजेस भी बता दिया है, लैंडिंग पेजेस में कलर का, वेबसाइट का। अब मैं एक बात करता हूँ कि हम एक जो लैंडिंग पेज है, अब इसमें ये जो नजर आपको चीज आ रही होगी ना, यहाँ तो है स्क्रॉल का, एक स्क्रॉल का नजर आता है, स्क्रॉल बार। आप लोगों ने देखा कभी स्क्रॉल बार? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे खोलता हूँ प्रो पाकिस्तानी, जो के बड़ा मशहूर अभी देख रहे हैं ये, अच्छा मैंने ये सॉरी ये स्क्रॉल बार नजर आ रही है, ये नहीं आ रहा। ये जो स्क्रॉल बार है ना, ये भी एक्चुअली कष्ट है, ये भी एक्चुअली मेहनत है। हम क्यों अपने विजिटर बायर से स्क्रॉल कर नीचे चीजें? एज अ मार्केटर हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है, कॉल की है हमने, उसकी इंफॉर्मेशन अटेंशन भी जनरेट करनी है और अपना मैसेज भी देना है। इनसाइड इंफॉर्मेशन हम जरूर डिस्कस करेंगे जो हमारा लैंडिंग पेजेस के हवाले से होगा। वॉइस ठीक है ये नहीं, मुझे प्लीज दोबारा से बताएं। शायद नेट की वजह से थोड़ी सी अटक रही थी। प्लीज मुझे मैसेज में बताएं इसका इशू है कि नहीं है। अच्छा, आप ठीक है? हो
जब इशू हो आप मुझे मैसेज में बताया करें, जैसे मैडम सरेश ने मुझे पता चला तो मैं रुक गई, नहीं तो मैं तो उड़ ही जा रहा है। अच्छा मैं अब आपके साथ एक बात स्क्रॉल आ रहा है, ये आप लोगों को नजर आ उनको बोला प्रो पाकिस्तानी की, ये नजर आ रही है आपको वेबसाइट? यस सर। अच्छा अगर यहाँ पे क्वालिटी वॉइस ऑफ क्वालिटी बुरी हो रही है तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं इंटरनेट चेंज करता हूँ और फिर मैं दोबारा से इसमें आता हूँ। मैं इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोगों के पास मेरी आवाज जब रिज्यूम हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैंने इंटरनेट अपना चेंज कर लिया। जब आवाज चेंज हो तो मुझे बताइएगा। मुझे मैसेज पे बता दें कि आवाज अब ठीक आ रही है या नहीं आ रही। मुझे बता दें कि आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। जी आवाज क्लियर आ रही है, आप प्लीज कैरी ऑन करें। ठीक हो गया। अच्छा मैंने ये सिर्फ बताना ये था कि ये देखें मुझे, अच्छा मुझे बाकी सब लोग भी मुझे चैट में बता देना ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अभी देखें ये जैसे ये एक वेबसाइट मेरे सामने लोडेड है, ये है इसका फर्स्ट पेज इंप्रेशन, क्योंकि के बगैर स्क्रॉल किए बगैर मेरे पास ये चीज आ रही है। ये बेसिकली हमने कैसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी है बगैर स्क्रॉल किए बगैर। एज अ मार्केटर हमें इस चीज के हवाले से सोचना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं हर विजिटर को अपनी वेबसाइट पे लैंड करने के लिए। तो वो कैसे हमारी वेबसाइट को परसीव करता है, क्या क्या चीज सबसे पहले नोट करता है, क्या कलर्स के साथ अट्रैक्ट होता है, कैसे हमने उसको खाली इंफॉर्मेशन ही नहीं देनी बल्कि हमने उसको सीटीए भी करवाने। सीटीए मतलब है कॉल टू एक्शन, वो जब करवाना है उसके बाद हम इवेंचुअली तौर पे हम उसको लीड को जनरेट करेंगे। बट मैं अभी तक एक चीज को पर हैरान हूं कि मुझे बाकी लोगों का मैसेज नहीं आया, तो हम हाईली कन्विंस के हाईली नॉट कन्विंस के आवाज आ रही है नहीं है, जो कि सिर्फ मैडम सैरिश को आवाज आई है, बाकी सबने मुझे नहीं बताया कि उनको आवाज आ आवाज रही आ है। रही है अली भाई, सबने मैसेज भी किया। आई थिंक आपको चैट में शो नहीं हो रहा, आवाज आ रही है आपकी, सबने मैसेज किया हुआ है चैट में। ठीक हो गया, मुझे नहीं कुछ हो रहा, चले ठीक हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम। इसके बाद चलते हैं फेसबुक के हवाले से। फेसबुक के हवाले से हमारी एंटीक कैफे, जो मेरा कैफे है, उसकी केस स्टडी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेशली हमारा 14 फरवरी का हर दफा का हमारा एक एक्सक्लूसिव इवेंट होता है, उसके हवाले से मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर हमारा हैलोवीन का बड़ा अच्छा इवेंट होता है, उसके हवाले से सारी स्ट्रेटजीज क्या क्या आपको सामने लाइव कैंपेन दिखाई जाएगी। क्योंकि फेसबुक का तो अपने वो एंटीक कैफे की तो अपनी मार्केटिंग सारी अपने पास है, तो वो सारा आपको मैं दिखाऊंगा कि वो क्या चीज हुई है, क्या हमने क्या क्या पोस्ट हमने की, क्या चीज यानी कि हमारी मेन आइटम क्या है। हमारी मेन आइटम है कपल डाइनिंग है, हमने उसको कैसे कैप्चर किया, क्या पैकेज बनाया, क्या हमारी कॉस्ट पर कस्टमर आ रही है, कॉस्ट पर मैसेज क्या आ रही है, कॉस्ट पर कॉल क्या है, कॉस्ट पर लीड क्या है। ये सारी चीजें हमको साथ फेसबुक वाले से शेयर की जाएंगी। फिर उसके बाद फेसबुक पे कस्टमर ऑडियंस के साथ कैसे काम किया जाता है, लुक अलाइक ऑडियंस के साथ कैसे काम किया जाता है, पावर एडिटर के साथ कैसे काम किया जाता है, कैसे हम स्पेशल इवेंट्स को टारगेट कर सकते हैं इवेंट्स की बेसिस के ऊपर। एक और मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, आई नो कि सब लोगों को पता ही होगा, वो ये है कि फेसबुक पे एक है कि हम अपनी पोस्ट को शेयर करके प्रमोट करते हैं, और एक है कि लोग हमारी पोस्ट को शेयर करके प्रमोट करते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यही है क्योंकि यहाँ पे लोग आपके साथ बन जाते हैं, तो अगर आप इनको अपना सेलमैन बना लें तो आप बहुत अच्छी रीच भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी सेल भी ले सकते हैं। तो हमें ऐसा कंटेंट बनाना है कि जो खाली हम ही शेयर ना करें बल्कि लोग भी शेयर करें। तो वो अगेन वो खाली ह्यूमर मजाक वाला नहीं होता है, वो और भी तरह का होता है। क्या है वो सारा हम इंशाल्लाह फेसबुक के वाले से जब हम बात करेंगे तब उसमें शेयर करेंगे। फेसबुक के वाले से कुछ एड्स भी हैं, क्योंकि अगेन फेसबुक की
फेसबुक पे यूजर और जो गूगल सर्च पे यूजर है वो दोनों फर्क यूजर हैं, क्योंकि जब हम गूगल आप देखें ना, आई एम लुकिंग फॉर अ प्लम्बर नियर मी, जब मैंने गूगल में सर्च किया इसका मतलब है कि मुझे प्लम्बर चाहिए, मेरे घर में प्लम्बर के रिलेटेड मसला है और मुझे प्लम्बर चाहिए, मैंने इसलिए गूगल पर सर्च किया। अब जब मैं फेसबुक खोल रहा हूँ तो मैं कोई चीज खरीदने नहीं आया, मैं जनरल फेसबुक के ऊपर आया हूँ। जब मैं जनरल फेसबुक के ऊपर आया हूँ तो मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं उसमें चीज ना इंटरेस्ट लूं, तो अगेन उसकी जो बायर साइड की वो फर्क हो जाती है, क्योंकि मैं जब गूगल सर्च पे गया था तो मैं चीज खरीदना चाह रहा था, मैं फेसबुक को चीज खरीदने नहीं आया। आप फेसबुक चीजें खरीदने के लिए खोलते नहीं, आप फेसबुक खरीदते देखने के लिए आपका दोस्त, फ्रेंड, फैमिली सर्कल क्या नई अपडेट है, क्या नई स्टोरी है। तो उसमें उस एनवायरनमेंट में रहते हुए कैसे यूजर को ग्रैब करना है, कैसे सेल जनरेट करनी है, वो इंशाल्लाह फेसबुक में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बिडिंग स्ट्रेटजी, फिर ए/बी टेस्टिंग क्या है, किस तरह होगी, लैंडिंग पेज के हवाले से थोड़ी बहुत, ईमेल मार्केटिंग के हवाले से थोड़ी बहुत, बैनर डिजाइन के हवाले से क्या टूल्स हैं जिसके साथ आप अपने सीआरओ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर कर सकते हैं। फिर उसके अलावा वेबसाइट एनालिटिक्स के हवाले से हम बात करेंगे। फिर हम कंज्यूमर का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करने के हवाले से बात करेंगे। और आपको एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर दूं, वो ये है एलिमिनेटिंग फ्रॉड क्लिक्स, कि हमने फ्रॉड क्लिक्स को कैसे डिटेक्ट करना है एंड ट्रेस, इनको हमने कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे ट्रेस करना है और कैसे इनको खत्म करना है, ये सारा भी इसके अंदर हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर स्क्रीन चेंज कर लें। हाँ, एक सेकेंड। स्क्रीन नजर आ रही है अब आपको? नो सर, वही स्क्रीन। स्क्रीन प्रो पाकिस्तानी वाली चल रही है आपकी। हालांकि मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन ऑफ हो गई है आपके सामने? नो नहीं, तो सर शो हो रही है। मैंने स्क्रीन ऑफ नो कर सर, दिया है। वही है स्क्रीन। सर स्टॉप शेयर करके दोबारा शेयर कर दे। वही मैं किया कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक और काम करते हैं कि मैं इसको सेशन को यहीं पे एंड करके एक और सेशन शुरू कर लेता हूँ, उससे आसान हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मैं आपको इसको, ठीक है सर। ओके। This conference will now be recorded. सबको आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है ना अब? ये सर अब जी आ रही है। नजर आ रही। चलो ठीक हो गया। मैंने जो स्लाइड्स मिसिंग की थी, मेरा ख्याल है मैं उससे दोबारा शेयर कर देता हूँ। मैंने क्वालिटी स्कोर की स्लाइड शेयर की थी। क्वालिटी स्कोर क्या है उसको मैंने कीवर्ड रिसर्च के हवाले से बताया था, कीवर्ड रिसर्च का इंटेंट क्या जरूरी है, लैंडिंग पेजेस के हवाले से बताया था, फेसबुक के हवाले से बात हुई थी, फेसबुक के एड टाइप्स क्या है, फेसबुक एड गोल्स क्या है, कस्टमर ऑडियंस डेमोग्राफिक्स वगैरह कैसे, हमारा जो है एंटी कैफे के हवाले से बात की, एंटी कैफे की केस स्टडीज, फिर कुछ और क्लाइंट्स है उसके वाले से बात की थी, कुछ लीड फॉर्म के क्लाइंट्स हैं उसके वाले से बात की थी, कुछ कॉल कैंपेन के क्लाइंट हैं जो कि हमारे पास गूगल कॉल कैंपेन या फेसबुक की लीड फॉर्म के साथ जाते हैं, उनके वाले से अगेन मैंने बात नहीं की थी, बट जैसे जैसे बात आ रही है मैं बता रहा हूँ। साथ साथ बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या है, बिडिंग स्ट्रेटजीज, एड पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है, एड पोजीशन के इम्पैक्ट से क्या होता है, कौन सी एड पोजीशन आपके लिए कहाँ पे बेनिफिशियल है, कि आपको ब्रांड को कौन सी जरूरत है, कौन सी एरिया जिस पे हमें टारगेट करना चाहिए, कैंपेन टाइप्स हो जाती हैं, गूगल में क्या कौन सी जरूरी है, फेसबुक में क्या जरूरी है, फेसबुक की बाइंग माइंडसेट और है। जब हम फेसबुक पे जाते हैं तो हम वहां पे डेफिनेटली चीज खरीदने नहीं जाते, जिस तरह की हम गूगल पे जाते हैं, तो कैसे फेसबुक के माइंडसेट को समझ के उसको कैसे टारगेट करना चाहिए, इसीलिए मोस्टली फेसबुक के साथ लोग रीमार्केटिंग करते हैं। बट अगेन जो फेसबुक का एडवांटेज है वो ये है कि उस पर आप इमेजेस और वीडियोस के साथ मार्केट कर सकते हैं और विजुअल्स माइंड में रह जाते हैं, सेव हो जाते हैं, उसके साथ मार्केट करने का और तरीकाकार है।
फिर बात होती है वेब साइट एनालिटिक्स के हवाले से। एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी सारी मार्केटिंग डिपेंड करती है कि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कैसे इवैल्यूएट और ट्रैक करते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत है वेबसाइट एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की। फिर इसी में आता है हीट मैप आता है। हीट मैप है बेसिकली देखना कि यूजर कौन सी साइट पे ज्यादा फोकस करे। मिसाल के तौर पर ये मेरी वेबसाइट है, तो आपका कहीं ना कहीं लोगों की तरफ नजर गई होगी। ये जो अली रजा का लोगो है, ये है। अब आपका जो फोकस यहाँ गया है, तो हमने एज अ मार्केटर कैसे डिटेक्ट करने के वेबसाइट के पेज पे यूजर का फोकस कहाँ सबसे ज्यादा जा रहा है, मेजर यूजर्स का, वो कैसे डिटेक्ट करते हैं? ये हीट मैप के जरिए करते हैं। बाय सेशंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? फिर फ्रॉड क्लिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे कंपेटिटर्स का तो दुनिया में एक ही काम है, और वही है कि हमारी एड्स को क्लिक करना। और तो गूगल का सिस्टम बहुत अच्छा एडवांस है, फेसबुक का बहुत अच्छा एडवांस है, मगर अगेन सारे के सारे फ्रॉड क्लिक्स डिटेक्ट नहीं हो पाते। तो क्या टूल यूज करते हैं जिसके साथ हम ये डिटेक्ट करके इनको खत्म करिए, कम से कम कर सकते हैं आईपी एड्रेसेस को ब्लॉक करके, या उसके हवाले से उनको ऐड ना दिखा के, ताकि हमें ये वाला मसला ना हो। फिर उसके बाद हम कैंपेन जो है हमारी जो है सेल्स है, उसके लिए कन्वर्जन ट्रैकिंग को कैसे सेट करना है, ये बड़ी अच्छी गिग्स भी बन जाती हैं, और ये बड़े अच्छे गिग्स होकर सेल भी हो जाती हैं। फिर हमें कस्टमर एनालिटिक्स क्या है? कस्टमर एनालिटिक्स में होता है कि आपने कस्टम गोल सेट करने हो। फॉर इंस्टेंस आपका ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो आप उसमें प्रोडक्ट वैल्यू 1 तो नहीं रखेंगे, तो उसमें फिर डिफरेंट प्रोडक्ट प्राइस रखेंगे, और ताकि हमें साथ साथ पता चल जाएगा। फॉर इंस्टेंस मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है $100, और मुझे उसमें से पड़ती है $80 की, तो पड़ती तो मेरे पास $20 है। ये मेरा मार्जिन है जिसमें मैं पीपीसी की ऐड चला सकता हूँ। तो मैंने वो कैसे उसके साथ कनेक्ट करना है, और मुझे पता चलेगा मेरा कितना उसमें मुझे बचा। हाँ, अगेन इसमें एक और चीज होती है अपसेलिंग। अपसेलिंग क्या है कि आपने देखा होगा अक्सर अमेजोन पे या दराज पे देखा होगा, जब भी आप चीज खरीदे तो साथ देखा होता है जिन लोगों ने ये चीज खरीदी, साथ उन्होंने द पीपल हु हैव बॉट दिस आल्सो बॉट these आइटम्स, इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय दोस एज वेल। सो इनके जिन लोगों ने देखी है चीज, इससे रेलेवेंट ये चीजें भी खरीद सकते हैं। तो उसके साथ लोग अपसेलिंग करके जहां एक चीज बेचने आते हैं, वहां पे यूजर और चीजें बेचते हैं, उसको कैसे सेट किया जाए और उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, उसके बारे से भी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम रीमार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। रीमार्केटिंग है बेसिकली उस बंदे को अपनी ऐड दोबारा दिखाना जो आपकी ऐड एक दफा देख चुका हो, जो आपके बारे में जान चुका हो, उसको दोबारा से टारगेट करने को रीमार्केटिंग कहते हैं, रीटारगेटिंग कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके साथ कभी किसके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे चैट में बताइएगा और वॉइस में ना बताइएगा, कि कभी आपने मोबाइल खरीदा हो और मोबाइल के लिए कोई ऐड देखी हो, क्लिक किया हो, और उससे रेलिवेंट आपको बाद में एड्स नजर आना शुरू हो गई हो। कभी हुआ ऐसा कि आपने कोई ऐड देखी हो और उस चीज खरीदी ना हो, मगर उसके बाद में रेलेवेंट एड्स नजर आना शुरू हो गई हो फेसबुक के ऊपर, या गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे, या जो है कहीं कोई और किसी की वेबसाइट खोली है वहां पे नजर आ गई है। तो जी बिल्कुल हुआ है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, ये रीटारगेटिंग है। रीटारगेटिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग पहली दफा में जो खरीदते नहीं है, तो रीटारगेटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और रीटारगेटिंग का जो किंग है वो गूगल सर्च नहीं है, वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है, यूट्यूब है, या फेसबुक है, या इंस्टाग्राम है, वो गूगल सर्च नहीं है। जैसे मैं कह रहा था ना, गूगल सर्च किंग है बायर इंटेंट ट्रैफिक का, जो कि जैसे हम आई एम लुकिंग फॉर अ प्लम्बर नियर मी, मेरे घर में प्लम्बर का काम है, या आई एम लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, मैं सर्च करता हूँ डॉक्टर नियर मी। तो जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे पता है मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मुझे डॉक्टर का मसला, ये स्किन डॉक्टर मैंने सर्च किया है, तो इसको मतलब स्किन डॉक्टर की जरूरत है, मैंने गूगल पे सर्च किया। आई एम द प्योर बाइंग ट्रैफिक, क्योंकि मैंने स्किन डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। बट जब मैंने फेसबुक खोला तो मैंने तो वो डॉक्टर नहीं के बारे में सर्च नहीं कर रहा है, मैं तो अपने दोस्तों के बारे में देखने आया हूँ। तो मगर कुछ चीजों में वो फेसबुक किंग है, और वो रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग में फेसबुक किंग है। फिर उसके बाद ई कॉमर्स के हवाले से पीपीसी की कैसे किया जाए, कैसे क्वालिटी स्कोर को मेंटेन रखा जाए, पीपीसी कैंपेन्स में कैसे बल्क कैंपेन्स के हवाले से कैंपेन्स बनाए जाएं, ताकि हमारा ये पीपीसी और क्वालिटी स्कोर भी खराब ना हो, हमारा पीपीसी भी मेंटेन रहे, और कैसे उसको एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। कुछ रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर हैं क्लाइंट्स के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे। पीपीसी फॉर शॉपिंग वेबसाइट्स होगा, कुछ अगेन एडवांस रिपोर्टिंग जो कि ओवर द टाइम मैंने सीखी है या मेरी टीम ने सीखी है, कैसे वो एनालाइज हम करते हैं, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। फिर अगेन जो क्लिक बैंक और गूगल एड्स का जो फॉर्मूला जो मुझे कामयाब रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा, जो मेरे लिए सक्सेसफुल रहा है। और इसके बाद जो है हमने जो इस दफा इस कोर्स में एक और जो चीज इजाफी की है, वो है गूगल शॉपिंग और गूगल मर्चेंट सेंटर। इसके वाले से प्रोडक्ट्स कैसे सेट की जा सकती हैं, कैसे हम इसको गूगल एड्स के साथ लिंक करेंगे, और क्या सस्पेंशन इश्यूज आते हैं। लोगों को एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में ये कि उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं गूगल एड्स का या गूगल मर्चेंट का, तो कैसे उसको डील करना है, उसके वाले से भी इंशाल्लाह इसमें बात होगी इस कोर्स के अंदर। तो
अब अगर आप लोगों में उम्मीद है कि जान होगी मेरे साथ, क्योंकि आप लोग थके नहीं होंगे, तो आपसे बात करते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन तो बेसिकली ये तो मेन बात आ जाती है। सर्च इंजन वेरी फेमस थिंग है जिसके साथ आप कोई भी क्वेरी सर्च कर सकते हैं। बेसिकली शुरू हुआ था एक ना, पहले डीमोज एक डायरेक्टरी आई थी, बड़ी मशहूर होती थी एक टाइम पे ना याहू वेब सर्च बड़ा मशहूर था और साथ डीमोज डायरेक्टरी बड़ी मशहूर थी। मैं आपको बताऊं, उस जमाने में ना एसईओ बड़ी आसान थी। हालांकि उस वक्त हम कहते थे एसईओ बड़ी मुश्किल है। उस वक्त होता है डीमोज का डायरेक्टरी सबमिशन का लिंक 100, 150, $200 का मिलता था और 2-3 लिंक आपको चाहिए, उसके साथ आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती थी। उस वक्त ना डायरेक्टरी सबमिशन के साथ आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती थी एसईओ के साथ। फिर फॉरम्स आ गए तो जरा वहां से लिंक्स आने शुरू हो गए, फिर ब्लॉग कमेंट्स आ गए, फिर उसके बाद ये वेब 2.0 आ गए, फिर तो बात रुल गई। तो 3 फेमस सर्च इंजन क्या है, कोई बताना चाहेगा? बड़ी कॉमन सी बात है, सबको पता है। मुझे अगर मैसेज रिटर्न में बता दें। गूगल हो गया, याहू हो गया और बिंग हो गया। बेदू बड़ा फेमस है। अच्छा मैं आपको बताऊं, डक डक जो है उससे भी बड़ी अच्छी ट्रैफिक आ जाती है, बड़ी अच्छी। अब हम सब लोगों का फोकस होता है गूगल की तरफ। आप लोगों को पता नहीं है कि स्नैपचैट एड्स कितनी बड़ी मार्केट हो गई है, लिंक्डइन एड्स कितनी बड़ी मार्केट हो गई है, ट्विटर एड्स कितनी बड़ी मार्केट है। सबका फोकस है गूगल एड्स की तरफ। हम बाकी की तरफ क्यों नहीं फोकस कर रहे? बाकी भी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत भी बड़ी जगह है। तो इसी तरह सर्च इंजन में भी सबका फोकस जो गूगल होता है, बट लोगों को पता ही नहीं कि कई लोगों को मेरी अपनी एक वेबसाइट को बिंग से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है। सब लोग गूगल पे देखते रहते हैं कि मेरी कितनी ट्रैफिक आ रही है, बिंग से मुझे बहुत ट्रैफिक आ रही है। तो अगेन हम सबका एक ही तरफ ध्यान होता है, हम लूप होल्स को नहीं देखते कि लूप होल्स पे कहाँ पे फोकस किया जा सकता है और कहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। सो आप लोगों के साथ मैं आपको एक बात बताता चलो कि हम बड़ा बेसिक के साथ शुरू करेंगे ताकि जो हमारे साथी जो नए हैं उनको भी साथ लेके चलना, जो पहले से समझदार हैं उनके लिए एक रिविजन हो जाएगी। बड़ा बेसिक से कोर्स शुरू करूंगा, कोशिश करूंगा कि एक एक चीज को सिखा सकूं न्यूबी के साथ मिलकर। सब अब हम एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझसे सीखेंगे। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन हमारे दरम्यान में चलती रहेगी। और एक जो ग्रुप में जो होगा वहां पे रिसोर्सेज वगैरह शेयर करूंगा, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, जो पीडीएफ फाइल्स है, जो जैसे सैंपल रिपोर्ट्स है, सैंपल डाटा है, वो सारा का सारा। फिर रिकॉर्डिंग, सारी जो लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड होंगे ताकि जो लोग नहीं अटेंड कर सके उनको रिकॉर्डिंग्स मिल सके। वो सारी वहाँ ग्रुप में होंगी, शेयर हो सकेगा। एक और आप सब लोगों से सवाल करता हूँ, अब आप, चूंकि मैं तो जरा इतनी देर से बोल रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि अब ये कोरोना आया है, कोरोना के बाद डिजिटल मार्केटिंग में कैसे इंपैक्ट हुआ है, कैसे चेंज आया है, क्या फील करते हैं? तो आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं, ऑडियो में भी बता सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, मगर एक एक करके। आई थिंक कोरोना के टाइम में काफी डिजिटल मार्केट ने बूम इख्तियार किया है और बहुत ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने जो है ना प्रॉफिट जनरेट किया है। ये मेरी एनालिसिस है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बाइंग बिहेवियर जो है ना वो टोटली ऑनलाइन हो चुका था। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। बट शॉपिंग मॉल्स वगैरह, यस दे फेस सम इश्यूज क्योंकि लोग जा नहीं सकते थे। हम्म जी, हम्म मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। हम्म जी, कोरोना के टाइम में असल में मैंने जो अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था 2020 में, तो तब मेरा तब कोरोना उस वक़्त नहीं था, फ़रवरी में मतलब था, लेकिन उस तरह से नहीं था पाकिस्तान में। तो फिर उसके बाद मार्च में तो लॉकडाउन्स लगना शुरू हो गए थे और मार्च से लेके फिर ऑनवर्ड्स हम लोगों का, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, तो हमें जितने भी क्लाइंट्स मिले थे, इवन जो बहुत बड़े क्लाइंट्स भी हमें मिले, लोकल पाकिस्तानी क्लाइंट्स और छोटे, वो सारे हमें मिले ही ड्यूरिंग द कोविड टाइम। और हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस किया था वो हमने कोविड के टाइम पे किया था और अभी भी बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जहाँ बहुत सारे लोग अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर रहे थे, निकाल रहे थे, वहाँ पे हम लोग हायरिंग कर रहे थे, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ निकाल रहे थे और हमें डेली बेसिस पे कॉल्स आ रही थी कि हमें प्रोजेक्ट करवाना है और ये वो। तो मीन्स कि कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने तो बहुत अच्छा बिज़नेस किया और मुझे लगता है कि वो चीज़ फिर एक ट्रेंड सेट हो गया है और जो लोग पहले डिजिटल मार्केटिंग पे बिलीव नहीं रखते थे, अब वो भी डिजिटल मार्केटिंग पे बिलीव करते हैं। तो हमारे लिए तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर रह रहा है। सो बहुत अच्छा कहा आपने। आप जो लोग नहीं जानते उनको बताता चलो कि मैडम सैरिश खुद, उनका अपना एक डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। इट्स एन ऑनर कि आप हमारे साथ यहाँ पे आई और आपने बड़ा अच्छा शेयरिंग की। पाकिस्तानी मार्केट के बारे में एक बुरी चीज, आपने अच्छी चीजें तो बताई, बुरी चीज बताता हूँ। ये है कि यहाँ पे कहते हैं आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या देके जा रहे हो। जब भी आप न्यूबी डिजिटल कंपनी के पास जाते हैं ना, उनको बताने के लिए पहले कहते थे अच्छा जी डिजिटल क्या है, क्या है हमें समझाओ।
आधा घंटा समझ अच्छा इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मैं तो फ्री में फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल सकता हूँ, पैसे क्यों लगाऊं? इस तरह की बातें होती। मगर कोरोना का एक सबसे बड़ा शुक्र ये हो गया कि लोगों को पता चल गया कि डिजिटल मार्केट एक बहुत बड़ी दुनिया है, जहाँ पे लोग डिजिटल वर्ल्ड में लोग बिजनेस कर सकते हैं, और लोगों ने घर बैठ के बिजनेस शुरू किया, लोगों ने घर बैठ के चीजें खरीदी। जैसा कि हसन बिलाल भाई ने बोला कि पीपल आर एट होम और मोस्टली डूइंग शॉपिंग फ्रॉम होम, तो हम घर बैठ के भी शॉप कर सकते हैं, घर बैठ के भी चीजें खरीद सकते हैं। तो अगेन जैसे एयरलिफ्ट, बड़े ब्रांड्स आए, बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज कोरोना में आई, जहां पे बड़ों को बिजनेस फ्लॉप हुए, वहां पे जैसे बड़ी ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मसला आया, बट वहीं कईयों को फायदा भी हुआ। तो अब हमारे साथ और कौन है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करना हो? ये सर मैं शेयर करता हूँ। हम्म, सर कोरोना में मतलब बेसिकली एक इन्होंने नई डायरेक्शन दे दिया। अब मतलब मोस्टली ऐसे बिजनेस थे जो बिल्कुल कोरोना में ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, डिजिटल मार्केटिंग की। मतलब उन्होंने जो फिजिकल शेप थी, उन्हें कहा यार इसकी तो जरूरत ही नहीं है, जब ऑनलाइन इतना बिजनेस हो सकता है। तो वहां पे एक न्यू डायरेक्शन भी उनको मिल गई, और बहुत सी ऐसे बिजनेस भी आए मार्केट में जो बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग पे जस्ट बेस कर रहे हैं, जो जस्ट हम्म, ऑनलाइन ही फील्ड में वर्क कर रहे हैं। मतलब एक नई डायरेक्शन यहाँ पे दे दी है। और जो लॉकडाउन हुआ स्पेशली, वहां पे तो डिजिटल मार्केटिंग की मेन जरूरत थी वहां पे, और वहां पे बहुत ज्यादा वर्क हुआ है। और अभी जो नेक्स्ट फ्यूचर है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक उभर कर सामने आई है वहां पे। हम्म। और कोई साथी हमारा कुछ कहना चाहे? नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जी अली भाई, पाकिस्तान में पहले इतना ज़्यादा ना ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी बिफोर कोविड। आफ्टर कोविड मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो ऑनलाइन की साइड पे चले गए। बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट हुई, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स थे जो स्टार्ट हुए। हाँ जी, किसी जगह बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ, और बहुत सारी इस तरह की फील्ड भी हैं जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ। फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड टूरिज्म आपका ऑनलाइन बहुत अच्छा चल रहा था। नॉट इन पाकिस्तान नहीं, आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल एंड टूरिज्म डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा था। वो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी तक स्टिल हाँ सरवाइव करने की ही ट्राई चल रही ड्यू टू कोविड। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो कोविड की वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। आपको बल्कि एक बात बताता चलता हूँ मैं कि मैंने ना पिछले साल जनवरी में टिकट खरीदी थी जून में जाने के लिए। एमिरेट्स की ऑफर लगी थी, मैंने अभी तक मेरे पैसे रिकवर नहीं हुए। अभी अब तो मुझे कितना हो गया, साल तो क्रॉस हो ही गया। कोरोना आया ना पिछले साल, वो आया है पिछले साल आया है। जी हाँ, पिछले से अली पिछले भाई, साल है, पिछले से मार्च अभी तक हमारे 2020 19 में मार्च 2019 में 2020 आया। मैंने 2020 के अंदर टिकट खरीदी थी, जनवरी 2020 में, जून 2020 में जाना था। और वो अभी तक पैसे फंसे हुए हैं। अब हालांकि 22 शुरू हो गया है। अब क्या हो रहा है कि किसी ने जाना हो तो उसकी टिकट को कहता है एडजस्टमेंट करवा के उनसे लेता हूं, बट मुझे डर ये है कि उनकी एजेंसी कहीं बंद ना हो जाए। खैर मैंने जो डायरेक्ट एयरलाइन से नहीं खरीदी थी, जिन लोगों ने एयरलाइन से खरीदी उनका फिर भी कुछ भला हो गया, मैंने एजेंसी से ली थी। बस मैसेज थोड़ा सा फंस गया। अल्लाह सबके लिए आसानी करे, अल्लाह सबके लिए बेहतरियां करे। बाकी बड़े लोगों के लिए मुश्किल है, और अब कई लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, कईयों के लिए बुरे हालात भी आए। तो मेरी दुआ है सबके लिए कि अल्लाह सबके लिए आसानियां बेहतरियां करे। सो आप चलते हैं टू वे कम्युनिकेशन की तरफ। तो कोई मुझे बताना चाहे कि टू वे कम्युनिकेशन होती क्या है, फिर मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जो भी हम कर रहे हैं टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक हो गया। और कोई? चलो मैं आपको बताता हूँ। हमारे अब मीडिया के चैनल बड़े मशहूर, टेलीविजन मीडिया के बड़ा मशहूर चैनल है, अखबार मीडिया का बड़ा मशहूर चैनल है, रेडियो। ये सब आपसे बात करते हैं, आप इनसे बात नहीं कर सकते। यह है वन वे कम्युनिकेशन। जो है ना मीडिया का डिजिटल मीडिया चैनल, मीडिया का जो नया चैनल है डिजिटल मीडिया, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे ब्रांड्स कंपनी के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने शेज़वान की केचप खरीदी, मेरे पास घर में अगर मेरे पास सही नहीं आई, मैंने जाना था दुकान के पास, कहना था कंप्लेन करनी थी, दुकानदार ने कहना था सर हमारे पास आई है ये, अब हम क्या करें? अगले ने मालिक तक पहुंचानी था, कंपनी को पता ही नहीं चल रहा था कि सर हमारी एक खराब आइटम मार्केट में गई और हमारे कस्टमर जो है ना खुश होकर घर में बैठा हुआ है। अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी, मैंने जाना है, मैंने जाके फेसबुक पे उनको पोस्ट करनी है, सर आपकी केचप मेरे पास खराब है, उनको मैसेज करने की केचप अपनी ठीक करें। या मैंने उनको फेसबुक पे नेगेटिव रिव्यू दे देना है, गूगल पे नेगेटिव रिव्यू दे देना है, या मैंने उनको मैसेज करना है, या मैंने उनको ईमेल कर देनी है। तो क्या होना है,
उनका एकदम से आ जाने कि सर आपको हम नहीं कैचअप आपके घर भिजवाते। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स अ विन विन फॉर बोथ। विन विन ऐसे पहले कंपनीज को भी तो नहीं पता चला था ना हमारी, क्यों? क्योंकि कंपनी के दरम्यान में चैनल इतने थे। चैनल कौन कौन से थे? बंदा गया दुकानदार के पास, दुकानदार ने चीज देनी थी डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से चीज आनी थी अपने सेलमैन के पास, सेलमैन से चीज आनी थी मालिक कंपनी के पास। इतने लंबे प्रोसीजर में अक्सर सब बंदे अवॉइड करते हैं कि यार झूठ ही हो जाए इतना लंबा काम करना। अब चूंकि क्लाइंट्स डायरेक्ट कंपनी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो ये क्लाइंट्स के लिए भी विन विन है और कंपनीज के लिए भी विन विन है कि वो अपने कस्टमर का डायरेक्ट सुन सकती हैं फीडबैक और उनके लिए काम कर सकते हैं। सो डिजिटल मीडिया इज ए टू वे कम्युनिकेशन, टू वे चैनल जिसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अखबार नहीं कर सकते कम्युनिकेट, टीवी नहीं कर सकता। टीवी, हालांकि टीवी इज अ वेरी डिजिटल फॉर्म ऑफ मीडिया, बट ये भी वन वे कम्युनिकेशन है। अब जो आई, अब आप देखिए, अब डिजिटल मीडिया क्या है? डिजिटल में टीवी कैसे रिप्लेस हुआ? टीवी रिप्लेस हुआ यूट्यूब से, यूट्यूब और अदर स्ट्रीमिंग चैनल। अब यूट्यूब में सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप नीचे कमेंट में जाके लिख दें आप कि आपके तो ये है चीज है, किसी भी आप टीवी ऐड में कर सकते हैं, किसी भी आप प्रोग्राम के बारे में तस्वीर कर सकते हैं, कुछ और डिस्कशन कर सकते हैं। आपका ब्लॉग है, आप आर्टिकल लिख के आपके बारे में लोग रिव्यू कर सकते हैं। पहले जो जर्नलिस्ट अखबार में अपना आर्टिकल लिखते थे उसके बारे में कोई रिव्यू नहीं कर सकता। अब आप ब्लॉग पे अपना आर्टिकल लिखते, लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आपकी बात ठीक है मगर ये बात भी है, या बहुत अच्छा कहा, मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी बनता है, या नहीं सर आपने तो कहा ही बकवास है, ये आपको पता ही कोई नहीं है आपको। अगेन इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, सो विन विन फॉर बोथ। वर्ड ऑफ माउथ गोज विचुअल। विचुअल कैसे जाएगा कि अब हमें पहले रिकमेंडेशन जो हम ऑनलाइन भी दे सकते हैं, हम किसी को भी बता सकते हैं क्या क्या चीज है। लोगों को, मेरे पास अगर पहले मेरे पास आईफोन था और मेरे हमसाए, मेरे दूर के दोस्त के पास आईफोन था, तो मुझे अब उस दूर के दोस्त के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका फीडबैक लेने। मैं घर पे बैठ के ऑनलाइन उससे मैसेंजर में, व्हाट्सएप पे पूछ सकता हूँ कि क्या है, या फेसबुक पे स्टेटस डाल सकता हूँ कि जनाब आईफोन 13 प्रो मैक्स कैसा है, लेने वाला है या नहीं है, लोग फीडबैक दे। तो मेरे लिए आसान हो गया। और अगेन लोग फीडबैक की बेसिस पे चीजें खरीदते हैं। अक्सर लोगों के लिए ना एक जंप मिलता है जब उनको लोगों का फीडबैक मिलता है ना, हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, ये अच्छी है, तो फिर लोग लेते हैं। ये भी एक मार्केटिंग टूल है, इसे वर्ड ऑफ माउथ भी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल। इसको कैसे कैपिटलाइज किया जाए, कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, इंशाल्लाह इस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ आपसे बात करते हैं सर्च इंजन मार्केट शेयर के हवाले से। तो सर गूगल इज द किंग, बिंग इज द सेकंड किंग, याहू तो बहुत ही नीचे आ गया हुआ है। बेदू इज अ चाइनीज सर्च इंजन जिसकी 7.9%, जो कि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है तो इसलिए उनको वैसे ही अच्छा परसेंटेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर गो भी, मेरा यांडेक्स भी अच्छा है। आज के अंदर वो मुझे नहीं इतनी ट्रैफिक मिली आज से, बट मुझे डॉक्टर टू गो से ट्रैफिक मिली हुई है, यांडेक्स से मिली हुई है, बेदू से मिली हुई है, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कोरा भी अच्छा, बट कोरा इज अ क्वेश्चन आंसर वेबसाइट, नॉट अ सर्च इंजन फोरम। गूगल की नेटवर्क एड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपको पता होगा गूगल दो तरीके से एड दिखाता है। एक एड आती है गूगल की सर्च नेटवर्क के ऊपर जो गूगल सर्च इंजन के ऊपर है, फिर बाकी आता है गूगल की अपनी प्रॉपर्टीज, जैसे यूट्यूब गूगल की अपनी प्रॉपर्टी है, वहां पे ऐड हो। फिर गूगल ने कोलैबोरेशन की हुई है काफी वेबसाइट के साथ इंक्लूडिंग अमेजॉन, कि उनका एड नेटवर्क जो है वो गूगल मैनेज करता है। गूगल की जो है वो इनके एड्स वगैरह वहां पे गूगल से नजर आती हैं। इसी तरह एप्पल का आपने सर्च इंजन देखा होगा, एप्पल जो है उसका भी जो है वहां पे एड्स वो सारी गूगल की तरफ से नजर आती है। उनका डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल है, उन्होंने रखने के लिए एप्पल इज पेइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सॉरी गूगल इज पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू एप्पल फॉर दिस, ताकि वो अपना सर्च इंजन खुद ना बनाए और ये वाला यूज करे, गूगल का ही यूज करे, और वहां से भी गूगल अपनी एड्स वहां पे दिखाता है। ये गूगल की प्रॉपर्टीज हैं जहां पर होता यानी कि वो एड्स नजर आती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कभी हम गूगल पे सर्च करें तो हमारे सामने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे स्पॉन्सर्ड नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दूं मैं कि अब राइट साइड पे स्पॉन्सर्ड नजर आना बंद हो गए हुए हैं, अब सिर्फ ऊपर या नीचे नजर आते हैं ऑर्गेनिक रिजल्ट के। ये रिजल्ट हैं ये खत्म होना गूगल ने बंद कर दिए, डिस्प्ले करना बंद कर दिए हुए हैं। सो आगे चलते हैं, पेड सर्च है क्या? तो पेड सर्च इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ऑन वेब पेजेस दैट शो रिजल्ट्स फ्रॉम सर्च इंक्वायरीज। हमारे पेड सर्च रिजल्ट्स क्या है कि जो हमारी एड जिस तरह से भी दिखाया आपको कि ये रेगुलर रिजल्ट्स हैं, ये रेगुलर रिजल्ट्स हैं, ये एसईओ बेस्ड रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं, ये पेड रिजल्ट्स हैं। आसान कर देता हूँ आपको, यहाँ दिखा देता हूँ मैं कि ये पेड सर्च में ये जो येलो से नजर आ रहे हैं ये पेड रिजल्ट्स हैं, और जो नीचे हैं ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। कोई डेफिनेशन रट्टा बांधने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपने एग्जाम करना है क्लियर तो थोड़ा सा साथ पढ़ लीजिएगा, ताकि आप इसके बाद आप गूगल एड्स का एग्जाम भी दे सकते हो और फेसबुक एड्स का एग्जाम भी दे सकते हैं हमारे कोर्स के बाद। और बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने कामयाब हुए हैं, मगर ये कि आपको फिर टर्मिनोलॉजीज के साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उनका एग्जाम बड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता।
बट एसईओ का प्रोसेस है जिसके साथ हम अपनी वेबसाइट को ऊपर रैंक कर सकते हैं किसी भी सर्च क्वेरी पे। और पेड सर्च में क्या है कि हम डायरेक्टली ऊपर आते हैं। तो एसईओ टेक्स टाइम, गूगल और पीपीसी में जल्दी आ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं उनके डिफरेंसेस। तो उसमें हम क्या डिफरेंसेस हैं, क्या ट्रैफिक पोटेंशियल है, क्या कॉस्ट है, क्या टाइम कमिटमेंट है, वो आपको साथ अभी दिखाता हूँ मैं। पेड सर्च और एसईओ ऊपर नीचे है, राइट साइड वाला अब ये नहीं आता, तो इनके हिसाब को नहीं पता तो बता दो, ये वाला खत्म हो गया हुआ है, ऊपर नीचे वाला सिर्फ रह गया हुआ है। फिर इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे गूगल मैप्स के साथ भी यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये भी एक तरीकाकार है ट्रैफिक को एक्वायर करने का। गूगल लिस्टिंग के साथ हम कैसे कर सकते हैं। अब ये नीचे एसईओ के नीचे ये पेड सर्च है, यहाँ पे नजर आ रहा है। आपको एक बात बताता चलूं मैं कि पोजीशन नंबर 1 हमेशा पेड सर्च को मिलती है, मगर पेड सर्च की एड जो ऊपर नजर आती हैं उनको नंबर 1 मिलती है। उसके बाद एसईओ आता है, उसके बाद जो नीचे पेड सर्च है इनको एसईओ के बाद पोजीशन मिलती है। तो पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एड की, जब वो कहाँ पे नजर आ रही है। अगर वो आप वो इम्पैक्ट भी पड़ता है, मगर ऑलवेज नंबर 1 पोजीशन इज नॉट द गेम। क्योंकि आपने देखा होगा इसमें भी 3 जगह 1 2 3 3 नजर आ रहे हैं, तीनों का अपना इम्पैक्ट है और हमें पता भी नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट कैसा है, साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है और हमें कहाँ पे गेम खेलनी है वो हम आगे समझेंगे। अपने ब्रांड की वैल्यू को समझ के, हर ब्रांड टॉप पोजीशन के लिए नहीं बना और हर ब्रांड नीचे वाली पोजीशन के लिए नहीं बना। इसके बाद जो है आपके सामने एक और सर एक बात पूछ सकता हूँ? जी जी मान लें कि मेरा बिजनेस माइंडसेट कुछ इस तरह का है कि मैं ई कॉमर्स स्टोर जो है ना क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी है जो बेच रहा हूँ, और मैं समझूं कि यार एसईओ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट पेड एड्स के थ्रू ही उसको लेकर चलूं, तो ये अप्रोच सही होगी या एसईओ करना जरूरी होता है? अच्छा रहमान, मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं। इवन एसईओ करने के लिए भी आपको पेड सर्च एड्स की बहुत अच्छी जरूरत है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। एक क्लाइंट ने अच्छा से पैसे लगाए एसईओ करते हुए, 6 महीने बाद उसकी वेबसाइट रैंक हो गई उस क्वेरी पे, मगर उसको सेल ही जनरेट नहीं हुई। उसने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की, इस पे रैंक किया, फायदा कोई नहीं हुआ। उससे बेहतर है क्या करे, वो पहले पेड एड चलाए और देखे कि किन कीवर्ड से सेल्स अच्छी आ रही हैं, फिर उन कीवर्ड्स पे एसईओ के लिए काम करें। और जिन पे सेल्स अच्छी नहीं आ रही उस पे एसईओ के लिए काम ना करें। देखिए एसईओ के काम में हर एक तो कीवर्ड की परसेप्शन है, फिर आपके अपने लैंडिंग पेज की परसेप्शन है। हर एक के बेचने का तरीकाकार और होता है, हर एक की वेबसाइट तरीकाकार और है, हर एक की प्रोडक्ट और है, हर एक का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और है। तो एसईओ पे पैसे लगाने से पहले हम पेड सर्च एड्स पे लगा के देखेंगे यार हमारे लिए कौन सी कीवर्ड है जो सेल जनरेट कर रहे हैं, जो हमारे फायदेमंद है, उन पे हम एसईओ करें ना, बाकी पे हम करें ही ना, बाकी पे हम पैसे ना जाया करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पीपीसी कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक मैसेज आया है, मोर ट्रैफिक एंड गुड रैंकिंग। जी बिलाल भाई आपने ठीक कहा। कुछ है फर्क क्या है, कॉस्ट ज्यादा। अच्छा आप लोगों को लगता है एक बड़ा गलत परसेप्शन है कि एसईओ इज अ फ्री ट्रैफिक और पीपीसी पेड सर्च इज अ पेड ट्रैफिक। बट मैं आपको बताऊं कि सर आप एसईओ में भी पैसे खर्च कर रहे हैं। जो आप रैंकिंग और एसईओ इज अ ऑनगोइंग प्रोसीजर, आपको हर वक्त बैकलिंक्स चाहिए ने, अपना यूजर एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज करना है, कंटेंट न्यू प्रोड्यूस करना है, रोज ने आपको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो इसके भी पैसे पड़ रहे हैं। पीपीसी में डायरेक्ट कॉस्ट है, एसईओ में इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो आपको लगता है कि आपको फ्री ट्रैफिक आ रही है, नो, यू आर पेइंग फॉर ईच विजिटर टू लैंड ऑन योर वेबसाइट आइदर वाया एसईओ आइदर वाया पीपीसी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू मैक्सिमाइज द यूआई यूजर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दीस थिंग्स। यार हर विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे उसे पैसा लग रहा है, नहीं सेल हो रहा तो हमारे पैसे जाया हो रहा है। जब आप इस चीज के साथ जाएंगे तो आप बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। फिर पीपीसी का हर दफा ऑक्शन होता है, ऑक्शन क्वालिटी स्कोर के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि वो क्या चीज है। फिर है चार्जेस वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड, अगेन ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं हम सर राइट से एड्स क्यों बंद किए हैं गूगल ने। गूगल ने अब इसलिए बंद किया, गूगल का यूजर एक्सपीरियंस फील करते हैं कि जो राइट एड्स है उसको इतनी इंपॉर्टेंस स्ट्रांग नहीं मिलती। वो समझते हैं कि यूजर का जो फोकस है वो राइट एड्स की तरफ इतना ज्यादा जाता नहीं, उनका दरमियान में फोकस रहता है। इस वजह से गूगल ने सिर्फ दरमियान में एड्स ऊपर और नीचे रखना शुरू किए हैं। ये जॉन भाई का सवाल तो उसके हवाले से है। और हाँ कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज कंबाइन करती हैं पेड रिजल्ट्स को और नेचुरल को कंबाइन करके ज्यादा ट्रैफिक भी लेती हैं और ब्रांडिंग भी करती हैं। जैसे आपने मशहूर ब्रांड GoDaddy ब्लू उसको देखा होगा कि वो धड़ाधड़ पीपीसी भी करते हैं, एसईओ भी करते हैं, अब ताकि उनको मैक्सिमम ब्रांडिंग चाहिए, उनको मैक्सिमम लोकेशन चाहिए। ये वो चीज है। देखो जैसे कोक है, कोक को तो हर बंदा जानता है, उनको ऐड की क्या जरूरत है, उनको ऐड की इसलिए जरूरत है क्योंकि ओवर द टाइम
आपके सामने एक ब्रांड था आरसी कोला, को बड़ा मशहूर ब्रांड था, लोग उसको भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि उसकी ऐड आना बंद हो गई। अब जिस चीज़ की ऐड आना बंद हो जाती है, लोग उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए ब्रांड्स को बार-बार एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत होती है और कई लोग क्या करते हैं कि खाली पीपीसी नहीं करते, एसईओ दोनों चीज़ें कर लेते हैं ताकि उससे मैक्सिमम जगह भी कवर कर सकें, मैक्सिमम स्पेस एक्वायर कर सकें। विजिबिलिटी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पोज़ीशंस हमने लेनी है। जैसे ये इस पोज़ीशन है, ये पोज़ीशन नंबर 1 भी मैंने ले ली, यहाँ से भी मैंने ले ली। तो ये अगेन मेरा एज़ अ मार्केटिंग क्या, मैं चाहता ही नहीं हूँ कि यूज़र किसी और के बारे में सोचे। अच्छा, आपको एक और बात बताता हूँ, कस्टमर हु परचेज ऑनलाइन आर 30% मोर लाइकली टू परफॉर्म अ सर्च, 17% मोर लाइकली टू हैव क्लिक्ड ऑन अ पीपीसी एड। आपको पता है कि हमने कोई चीज़ लेनी हो, इवन हमने ऑफलाइन चीज़ भी लेनी हो ना, तो हम उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, समझते हैं, फिर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमने ऑनलाइन वर्किंग की होती है, फिर हम ऑफलाइन जाके चीज़ लेते हैं। लोग, कई कंपनीज़ को लगता है सर हमारी सेल जनरेट नहीं हुई, ये हमारी लीड कैप्चर नहीं हुई, बट उनको पता है कैसे कि सर ये जो आप ऑनलाइन मार्केट करते हैं, तो उसमें खाली सेल्स लेना मकसद नहीं होता, ब्रांडिंग भी मकसद होता है कि जो लोग आपकी दुकान पे बाद में आ रहे हैं, वो भी आपकी ऑनलाइन ऐड देख के आ रहे हैं, जो कि लोगों ने ऑनलाइन आपके बारे में रैकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की होती है। फिर उसके बाद सर्च परचेज पाथ हैं। आपको बताता चलूँ कि हर सर्च फौरन नहीं होती, कुछ सर्च के अंदर वो 30 डेज़ का प्रोसीजर लग जाता है। 1 in 3 कन्वर्जन ऑकर 30 डेज़ आफ्टर द ऑनलाइन सर्च बिगिन। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 48% ऑफ परचेजेस बिटवीन ब्रांड एंड जेनेरिक टर्म्स एट सम पॉइंट इन देयर जर्नी। 70% ऑफ परचेजर्स यूज सर्च एट सम पॉइंट इन देयर रिसर्च जर्नी। I believe more than 70%, but research has is saying कि 70%। सो 70% ऑफ द पीपल के जो गूगल सर्च पे कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। कई लोगों को 33% लोगों को 30 डेज से ज्यादा लग जाता है चीज को खरीदने के लिए। 48% होते हैं जो उन्होंने ब्रांड कोई और सोचा होता है, फिर इवेंचुअली तौर पे स्विच और हो जाते हैं। ये सिर्फ मार्केटिंग डाटा में पता होना चाहिए ताकि हम मार्केट अच्छी कैप्चर कर सकें। 81% ऑफ कंज्यूमर्स रिसर्च ऑनलाइन बिफोर परचेजिंग ऑफलाइन 2015। यही बात जो मैंने आपको बताई है कि जिन लोगों ने ऑफलाइन भी खरीदना होता है वो पहले ऑनलाइन रिसर्च करते हैं। और दिस फिगर हैज डबल्ड सिंस 2020। सो पेड सर्च एक्टिविटी कैन बी अप एंड रनिंग विद इन 24 आवर्स और रिजल्ट्स आपको फौरन मिल सकते हैं। और एड्स विद स्ट्रॉन्गर एड रैंक पेज लेस ऑन गूगल, फेसबुक एंड बिंग। कैसे और क्या ये क्वालिटी स्कोर का लेक्चर होगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या तरीकाकार है जिसके साथ एड जो स्ट्रॉन्ग एड रैंक है वो हमें कैसे किस बेस पे गूगल फिर हमें रेट हम कम चार्ज करता है, ये फेसबुक हमें रेट क्यों चार्ज करता है कम, एड रैंक क्या है, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात है गूगल की कुछ एड टाइप्स हैं, मैं आपको दिखाता चलूं। गूगल डायनामिक्स एड के साथ काम करता है, लाइट बॉक्स एड्स के साथ, वीडियो एड्स, जीमेल एड्स, जनरल पर्पस एड्स, पेड एड्स आपके सामने यहाँ नजर आ रही हैं। फिर उसके बाद गूगल डिस्प्ले एड्स आ जाती हैं। जैसे ये वेबसाइट है, एक आर्टिकल है, इसमें राइट साइड पे नजर आ रहा है किसी ने अपनी गूगल डिस्प्ले एड लगाई हुई है। इवन प्रो पाकिस्तानी भी यही यूज करता है। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में टेक्स्ट एड्स भी यूज कर सकते हैं, इमेज एड्स भी यूज कर सकते हैं, वीडियो एड्स भी यूज कर सकते हैं। फिर है यूट्यूब में ऐड है, ये ऐड है जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो के ऊपर नजर आ रही है। एक ऐड होती है जो वीडियो पोज करके नजर आती है। इसमें भी दो तरह की ऐड होती हैं, एक स्किपेबल ऐड होती है और एक नॉन स्किपेबल ऐड होती है। फिर उसके बाद है जीमेल, जीमेल पे यहाँ पे एड्स नजर आ रही होती हैं। अक्सर आपने खोला जीमेल, वहां पे भी एड्स नजर आ रही होती है। जीमेल भी गूगल की प्रॉपर्टी है। फिर आती है बात फेसबुक एड्स। फेसबुक में हम फोटो एड्स दे सकते हैं, वीडियो एड्स दे सकते हैं, कैरोजल एड्स दे सकते हैं। कैरोजल बेसिकली इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एड्स नजर आ रही होती है। एक अक्सर जो ई कॉमर्स स्टोर वाले हैं या जैसे पिज्जा वाले हैं, उन्होंने 6-7 पिज्जा की ऑफर लगाई हो तो वो इकट्ठे कैरोजल में शो करा रहे होते हैं। ये क्या है आपके साथ डिटेल में करूंगा। फिर स्लाइड शो एड्स आ जाती हैं। स्लाइड शो एज डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक है ना वेरिएशन, जैसे पिज्जे में डिफरेंट वेरिएशन है उसके लिए चलेगी कैरोजल, मगर अगर मेरी टाइप्स हैं जी बैग्स हैं, जूते हैं अलग अलग, तो उसके लिए मेरी चलेगी स्लाइड एड्स। सो अगर अब आप लोग इस लेक्चर के बाद मुझे कुछ बताना चाहें कि पीपीसी कैसे काम करता है, कोई मुझे बताना चाहे आज के लेक्चर के हवाले से कि कैसा रहा अब तक का, क्या लर्निंग हुई, रिवीजन भी हो जाएगी, पीपीसी कैसे काम करता है और आज के लेक्चर में हमने क्या चीजें डिस्कस की, कोई मुझे बताना चाहे। मेरे साथ इतने साथी मौजूद हैं और बता नहीं रहे। सर मेरे पास अभी फिलहाल आंसर तो नहीं, लेकिन 2-3 सवाल हैं, तो मैं वो लेक्चर के आखिर में कर लूंगा। आप मुझे सवाल जहां पे हो आप कर सकते हैं। मुझे मैंने रटा लिखा है, जहां पे आपको दिल करे वहां में आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई पता सवाल हो वो भी पूछ लें, और कोई और ये बताना चाहे आज के हवाले से कि क्या, बिकॉज हमारा लेक्चर होने लगा है एंड, और इसमें एक और मजेदार स्लाइड है उसके बारे में लेक्चर को फिर मैं ये चीजें पूछता हूँ।
सर मेरा एक सवाल ये है कि मैं खुद भी गूगल यूज करता हूँ, ठीक है। मैंने जब भी कोई बाय करनी हुई चीज या किसी चीज को ओपन करना हुआ लिंक को, पता नहीं मेरी नफ्सियात ऐसी कि मैं एड्स वाले लिंक्स को खोलता ही नहीं हूँ, मैं सर्च वाले लिंक्स को ही देखता हूँ, मैं उन्हीं को अथॉरिटी समझता हूँ। ये मेरा अपना बिहेवियर है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कंज्यूमर भी इस नजर से देखता है कि हम अपने सर्च एड्स को मतलब पीपीसी एड्स को इस तरह अट्रैक्टिव बनाएं कि वो उन पे क्लिक करे, या ये उनको ये समझ के छोड़ दे कि ये पेड एड्स हैं, मैं सर्च एड्स को कंसिडर करूं जो टॉप पर आ रहे हैं। मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं कि मैं खुद पेड एड्स पे क्लिक नहीं करता। मैं अगर कोई पेड एड मुझे पसंद आ रहा है तो मैं उसका यूआरएल कॉपी करता हूं और उसको अलहदा बार में पेश करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके मैं पैसे खर्च करवाऊं। क्योंकि मैं खुद भी पेड एडवर्टाइज करता हूं तो मुझे ना दिल पे चुभता है कि मैं किसी का क्यों खर्चा करवाऊं। मगर मेरा साइकोलॉजिकल फैक्टर और है, आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर और है। बेसिकली आपकी जो सोच है मार्केटर की एक मेच्योर सोच है, और जो हमारा कंज्यूमर है वो इस तरह से नहीं सोचता। हमारे कंज्यूमर के लिए वो एक ऐड है, कई तो कंज्यूमर्स को फर्क ही नहीं पता कि सर्च रिजल्ट्स और एड्स में फर्क होता है। वो जो ऊपर की नजर आती है उनको पता ही नहीं होता कि ये एड्स हैं और नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, उनको इससे इतना भी नहीं फर्क पता। बट हाँ, हमें जो अथॉरिटी पीवीसी में है, जो एसईओ में नहीं है, वो ये है कि हम अपनी ऐड को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने सर्च रिजल्ट्स को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये काम हमारा है। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है एसकेएजी गूगल में, इसे कहते हैं सिंगल कीवर्ड ऐड ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि हर कीवर्ड के लिए अलग ऐड बनाई जाए। ये एक पीक की एक बेस्ट फॉर्म होती है कि उसमें हम हर कीवर्ड के मुताबिक एक कस्टमाइज ऐड बनाते हैं ताकि हम यूजर का मैक्सिमम अटेंशन जनरेट कर सकें। सो यूजर को एक अट्रैक्टिव हाईली टारगेटेड ऐड ज्यादा पसंद आएगी, निस्बतन इस सोच के कि यार ये ऐड है या सर्च है, क्योंकि यूजर को तो इससे कोई कंसर्न नहीं है। यूजर के लिए तो चाहिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, चाहिए रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जो चीज वो सर्च कर रहा है, क्या उसे रेलिवेंट आपकी ऐड है या नहीं है। हाँ, कुछ लोग जैसे आपने कहा, क्योंकि आप मार्केटर हैं, आपकी सोच आम यूजर से फर्क हो गई है। जब आप इस सोच से सोचेंगे तो आप इसलिए ज्यादा सोचेंगे क्योंकि आप मार्केटर हैं। यूजर तो एक सिंपल पर्सन चीज खरीदनी है। सो एक बड़ी मुझे मजेदार लगती है बात, वही है कि गूगल client and girlfriend will replace you whenever they found someone better than you. So also keep improving your content, services and personality. So इसके साथ हम आज के पहले लेक्चर को खत्म की तरफ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। जो फीडबैक सर है एक आखिरी सवाल, जस्ट हाँ वन जी। लास्ट। सर बेसिकली मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक इंटरव्यू आने वाला है फ्यूचर में। तो अगर मैं उनको ये चीज पिच करूं कि भाई हम एसईओ बाद में करें, पहले हम कुछ कीवर्ड्स में कैंपेन रन करके देख लेंगे किन कीवर्ड्स में ट्रैफिक आ रहा है या बाइंग हो रही है, फिर उसके बाद उनको देखते हुए हम एसईओ करवाएं, क्या ये बात मैं औरों को पिच कर सकता हूं, या ये कुछ सिचुएशंस में काम करेगी और कुछ में नहीं करेगी? मुझे बस एक इसका आंसर दे एक दीजिए। एम करते हैं कि हमारे पास जो बाकी साथी हैं वही ये बात बता दें, क्या ये बात उनको वैल्यूएबल लगी थी या नहीं। जो मैंने बात बोली थी कि हम जब एसईओ करते हैं तो उससे पहले हमें पीपीसी करके ये देख लेना चाहिए कि क्या उन कीवर्ड से सेल जनरेट होती है नहीं। अगर सेल जनरेट होती है तभी हम उनको एसईओ करें, क्योंकि एसईओ टेक्स टाइम। और पीपीसी में आप यू कैन गो अप विद इन 24 आवर्स, हम अपनी ऐड रन कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या एसईओ के लिए भी हमें पीपीसी की हेल्प इस तरह से लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कीवर्ड्स जिन पे सेल्स अच्छी हैं सिर्फ उन्हीं के हम एसईओ करें। मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, बहुत आसान हो जाएगा फिर तो। जी जी, हसन बिलाल भाई। यदि मैं थोड़ा सा एडअप इसमें करूंगा वो ये है कि अगर हम लोग एसईओ करते हैं मोस्टली, तो हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को स्टार्ट में उठा लेते हैं और हम लोग उसी के हिसाब से इनिशियल स्टेज पे कंपेयर बनाते हैं कि पूरी स्ट्रेटेजी की हम लोगों ने पहले किस चीज पे काम करने हैं, बाद में हम लोगों ने क्या करना है। और जहां तक हमारी हमारी पेड स्ट्रेटेजी की बात आती है, वहां पे हम लोग शॉर्ट टेल और डायरेक्ट टू द पॉइंट कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। और एसईओ में हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है और इसी हिसाब से हम लोग क्लाइंट को पेश करते हैं कि पहले हम लोग इन पे काम करना है, एक हमारा पूरा क्लस्टर बनेगा, फिर हम लोग इन कीवर्ड से दूसरे कीवर्ड पे शिफ्ट होना है। तो स्ट्रेटेजी हमारी एसईओ की थोड़ी सी इसमें मतलब लॉन्ग टेल से शुरू होती है और उसके बाद उनके कंपटीटर को देख के, उनके पूरे पिलर्स आर्टिकल्स को देख के उस हिसाब से पूरी वेब का स्ट्रक्चर बनता है और कीवर्ड टारगेट होते हैं। ये मेरी मतलब एक अपनी जो चीज मेरी मैं चीजों से हिसाब से शेयर कर रहा हूँ एसईओ की। बाकी आप तो एक्सपर्ट, हमसे तो मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है, तो मतलब आप इसको इसकी मैं कंसिडर करके, जो भाई अभी पूछे थे एक चीज, तो मैंने कहा जो मुझे इसकी समझ है मैं भी इसमें थोड़ा सा एडप्ट कर लूँ कि हम लोग मतलब थोड़ा सा इसको इस एंगल से देखते हैं।
अच्छा हसन भाई, एसईओ में भी ना रैंकिंग के डिफरेंट तरीके हैं। जैसे आपने बताया ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, इसी तरह एक बड़ा मशहूर में बैठा है केजीआर मेथड, बड़ा कीवर्ड गोल्डन रेशियो फाइंड करने का मेथड, वो भी बड़ा मशहूर मेथड है। फिर लोग क्या करते हैं कि वो आरएफ पे जाते हैं और केडी देखते हैं कि कीवर्ड कंपटीशन क्या है, उसके मुताबिक करते हैं उस कीवर्ड्स को। ये डिफरेंट तरीके हैं रैंक करने के। ये तो प्रोसीजर रैंक करने का, ये तो एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें इवन लॉन्ग टेल में भी जाते हुए टाइम लगता है। इवन मैं आपको बताऊं सबसे जल्दी आपको रैंक कर सकते हैं ना एसईओ में, तो वो है केजीआर वाला। केजीआर मेथड के साथ आप इससे क्विकेस्ट और कोई मेथड नहीं है। हाँ, आपकी उसमें बड़े फैक्टर्स हैं, आपकी डोमेन एज कैसी है, डोमेन ट्रस्ट कैसा है, अथॉरिटी कैसा है, मगर हमें कि ये मेरा सवाल है कि हमने जब न्यू क्लाइंट्स के लिए जब हमने एसईओ करनी है तो उसके लिए बेहतर नहीं है कि हम पहले इसको पीपीसी करके देख लें। हम जब एसईओ सर करते हैं बहुत तो हमारा कोर फोकस सर आसान ट्रैफिक है। हमें सर ट्रैफिक वो एक्वायर नहीं, बाइंग ट्रैफिक चाहिए। जी भैया। सर आसान हो जाता है उस तरह पीपीसी से आपको कीवर्ड सारे पता चल जाएंगे, किस पे ट्रैफिक आ रही है, किस पे क्लिक आ रहा है और किस पे यूजर उठ रहा है। तो जब उसमें ना आपको वो एक कीवर्ड सर वो पता चल जाएंगे तो आप एक तो उस पर ऑप्टिमाइज कर लें, उस पे ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर दें उन कीवर्ड्स पे, और साथ पीपीसी भी चलाते रहें ताकि थोड़ा सा टेम्परेरी पीपीसी से ट्रैफिक भी आ जाएगी। गूगल जो है उसको इंडेक्स भी जल्दी कर लेगा जब ट्रैफिक आ रही होगी उस पे। जी ठीक हो भाई गया। उससे अब हमारे हमें पास यूजर का जो कीवर्ड इंटेंट है वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा पीपीसी से। ऐसे तो बहुत सारे जी सर। कीवर्ड्स हैं, मगर हमें कीवर्ड इंटेंट बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये बाइंग इंटेंट के थ्रू बाइंग हो रही है नहीं हो रही। हम फिर उस कीवर्ड के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अब हमारे पास मैडम सैरिश और अब्दुल बासित भैया दो रह गए हैं। सर जी अब्दुल सर। बासित। ए, सर पीपीसी में तो ठीक है, लेकिन उसमें ना एक लिमिटेड टाइम तक ट्रैफिक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कल हमारा ऐड खत्म होता है तो अगर रैंक नहीं हुई तो उसके बाद हमें ट्रैफिक वहां से नहीं मिलेगी बिल्कुल। तो उसके साथ हम्म। साथ हमें ऐसा नहीं है कि हमारी लॉन्ग टर्म अगर अच्छी हमारी एसयू में रैंक होगी तो वो लॉन्ग टर्म वहां पे रहेगी टॉप पे। तो पीपीसी में ये है कि जब हाँ तक सर, हम पे कैंपेन चला रहे हैं तब तक वो रैंकेबल है। नो सर, नहीं इसमें एक हम और चीज है जो हमें इसमें हेल्प करती है। अगर हमारी वेब पेज के ऊपर ट्रैफिक आती है, चाहे पेड बेशक हो, ट्रैफिक आती रहती है तो उससे हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। अब जब तक हमारे पेज पे उसकी ट्रैफिक आती है तो इसमें इस तरह भी होता है कि ट्रैफिक आनी चाहिए पेज पे, बेशक पेड हो, लेकिन जिस तरह ट्रैफिक आएगी तो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव होगी। हम्म। जी बिल्कुल ऐसे ही हसन भाई और अब्दुल बासित भाई, असल में हम ये कह रहे थे कि हमने सिर्फ एसईओ करने के लिए एनालाइज करने के क्या वो कीवर्ड ठीक है या नहीं है, तो उसका एक तरीकाकार ये भी है कि हम पीपीसी से थोड़ी सी ट्रैफिक लेके ये देख लें कि क्या इस पे सेलें जनरेट होती है या नहीं होती। अगर सेलें जनरेट होती है तो हम एसईओ कर लेते हैं। एसईओ इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और बिल्कुल पीपीसी में जब तक हम पैसे लगाते रहेंगे तब तक वो उस पे ऐड नजर आएगा। जो पैसे लगाना बंद हो जाएंगे तो ऐड नजर आना बंद हो जाएगी। सो मैडम सैरिश, आप कुछ कहना चाहें इस हवाले से? जी। असल में मैं मेरी अपनी तो जो है वो एक्सपर्टीज़ फ़ेसबुक वाली साइट पे ज़्यादा है, गूगल का और एसईओ का मैंने इसलिए आपसे ये कोर्स लिया है क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपसे सीखूँ। तो अभी आपने ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले ही आपने ये वाला पॉइंट एक रेज़ किया था कि हमें थोड़ी-सी पीपीसी कैंपेन के ऊपर इन्वेस्ट करके फिर हमें एसईओ की तरफ जाना चाहिए। तो आपकी बात सुनते हुए ही मैं ये सोच रही थी कि ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी डिफरेंट क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को रैंक करने के लिए एसईओ वगैरह हम लोग करते हैं, तो उसमें कभी मैंने खुद ने ये नहीं सोचा कि इस तरह से ये भी एक चीज़ हो सकती है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट है कि ये होना चाहिए। और इसके अलावा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, लेकिन वो अगर अभी आप कहते हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ, लेकिन वो क्लाइंट के हवाले से, या अगर बाद में सेपरेटली भी आप कहेंगे तो मैं सेपरेटली भी पूछ सकती हूँ। आपके ऊपर है। आप यहाँ पे पब्लिकली पूछना चाहें पब्लिकली पूछ सकती हैं, आप मैसेज में पूछना चाहें मैसेज में पूछ सकती हैं, आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछना चाहें आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकती हैं। ये सबके लिए तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलो मैं फिर ऐसा करती हूँ कि मैं क्विकली अभी पूछ लेती हूँ, ताकि सबको एक सिनेरियो भी पता चल जाए कि ऐसा भी होता है, क्योंकि अभी सब लोग बहुत बिगिनर स्टेज में हैं, तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई कंफ्यूज्ड हो, लेकिन ऐसा भी होता है। हमारा एक क्लाइंट है जिसके लिए हम लोग गूगल कैंपेन कर रहे हैं। मैं खुद तो नहीं कर रही, लेकिन हमारे एक कोलीग हैं, वो इसको रन करते हैं गूगल कैंपेन्स को। उनकी जो कैंपेन्स हैं हमने 2 मंथ्स चलाई हैं, और वो यूएस में चलाई हैं, और उनकी जो कैंपेन्स है उसके ऊपर फर्स्ट मंथ में हमें बहुत कम इम्प्रेशंस मिले, बहुत कम क्लिक्स मिले, लेकिन कोई भी हमें उससे कन्वर्जन नहीं मिली। फिर सेकंड मंथ में काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं मिली। तो अब ये थोड़ा-सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो बेशक आप अभी आंसर करें या बाद में आंसर करें, कि ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी सर्विस है जो कि आप प्रोबेबली इतनी ज़्यादा सेलेबल नहीं है, या प्रोबेबली उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है गूगल एड्स के हवाले से भी, और फिर जाके आपको उस पे रिजल्ट्स मिलते हैं, कन्वर्जन्स आती हैं, क्योंकि वो थोड़ा हाई टिकट आइटम है। उनकी जो मिनिमम भी जो टिकट साइज़ है वो $10,000 है, वो बेसिकली ड्रूपल की सर्विसेज़ हैं, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं।
तो ये एक मेरा थोड़ा-सा क्वेश्चन है बिकॉज़ अभी हमारी इसी वीक में उनके साथ मीटिंग होनी है और फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उन्होंने फर्दर कंटिन्यू करना है या नहीं। लेकिन कैंपेन हमारी तकरीबन 2 महीने चली और उसपे हम एक भी लीड नहीं ला सके। स्पैम बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ है। तो ऐसा भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये अब आपकी सही मर्ज़ी है, अब आप अपना आंसर करना चाहें या बाद में। क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली मुझे इसलिए नहीं आंसर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे लोग न्यू भी हैं, बट क्योंकि अब आपने हाँ, पूछ लिया एग्ज़ैक्टली। तो आंसर कर देता हूँ। बेसिकली हम जब हम कैंपेन्स में बनाते हैं ना, तो हम लोगों का सारा फोकस होता है कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। हमने एक अच्छी कैंपेन हुँ, कैसे सेटअप करनी है, क्या फैक्टर्स को देखना है, क्या एड एक्सटेंशंस हैं, क्या क्वालिटी स्कोर है, ये सारा एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा मार्केटिंग का शुरू होता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से। हम उधर हुँ, क्या रैंक कर रहे हैं, हमारी उधर क्या चीज़ है, हम वहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा। हालाँकि हम एक बात कहता हूँ कि वी आर पेइंग मनी फॉर ईच विजिटर टू लैंड ऑन आवर वेबसाइट। इसके बाद को जब हम सोचते जाएँगे तो हमें उसी मुताबिक अपनी यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। हमें फ़ोकस करना पड़ेगा कि हमने यूज़र को सेल कैसे करवानी है, यूज़र के सामने हमने अपना यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन कैसे उसके सामने कैसे प्रेज़ेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको देखे बगैर हम नहीं कर सकते। फिर जितनी हाई एंड प्रोडक्ट हो जाती है, उतनी ही मार्केट साइज़ छोटा हो जाता है। लोग क्या करते हैं, बड़ी मार्केट उठाते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है ना बहुत ज़्यादा, तो हमें बड़ी छोटी मार्केट के साथ बड़े छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना पड़ेगा और बड़ी कस्टमाइज़ कंपनी की तरफ जाना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था ना, एसकेएजी कीवर्ड है, सिंगल कीवर्ड एड ग्रुप है, उस स्ट्रैटेजी पे जाना पड़ेगा। फिर उसके मुताबिक हम उसमें देखेंगे कि क्या वो सेल्स जनरेट हो रही हैं या नहीं हो रही? क्या हाल ही कैंपेन में ही मसला है या हमारी वेबसाइट में भी कोई इश्यू है? क्या जो हमारे फिर मैं मैडम सरिश, मेरा मेरा जो अगला होगा ओपिनियन, मैं देखूँगा कंपैटिटर्स, जो मेरे कंपैटिटर्स हैं जिनकी सेम प्राइसिंग रेंज है, वो कैसे ऐड कर रहे हैं, उनका लैंडिंग पेज क्या है, और मैं एज़ अ बायर विजिटर बन के अपना लैंडिंग पेज भी खोल के देखूँगा और उनका लैंडिंग पेज खोल के भी देखूँगा कि मैं किससे ज़्यादा कन्विंस हो रहा हूँ। मैं देखूँगा क्या आइदर मैं अपनी वेबसाइट से खोल के मैं आइदर कन्विंस हो रहा हूँ या नहीं। अगर मैं नहीं कन्विंस हो रहा तो मैं दूसरा बंदा कैसे होगा, मैं उनको कैसे सेल करूँगा? तो मेरे लिए सबसे पहले खुद को करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये फैक्टर्स भी हैं कुछ जिनकी बेसिस के ऊपर हम कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और सेल्स को बेहतर कर सकते हैं। सो बाकी आप सब लोगों से सवाल है कि आज का लेक्चर कैसा रहा? कोई लेक्चर के हवाले से फीडबैक है तो वो डेफिनिटली मेरे साथ शेयर करें। माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा मेरे लिए तो रहा। और हुँ। जी, बस मैं ये कह रही थी कि बहुत अच्छा और मैंने तो बहुत सीखा एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, बल्कि हम एक लेक्चर आपसे भी बीच में रखवाएँगे क्योंकि आप खुद एक इस फ़ील्ड की बहुत अच्छी नॉलेजेबल हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हाल ही सीखे ही ना आपसे, मतलब आपको सिखाए ना, आपसे सीखे भी। तो आपका वंस अगेन थैंक यू आपके आने का। बाकी मेरे पास हसन बिलाल भाई हैं, जॉन भाई हैं, मियाँ ज़ीशान भाई ने तो अपना फीडबैक नहीं, इन सब ने अपना, और अब्दुल बासित, आप सब ने फीडबैक नहीं दिया मुझे अभी तक। ये सर बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है। माशाल्लाह आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ना ए टू जी जो मतलब बेसिक डिटेल थी वो सारी क्लियर करवा दी है। तो मतलब बेसिक जितनी भी थी वो हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी मजीद ना बेहतरीन रहेगा इसी तरह। चलें, इंशाल्लाह हसन बिलाल भाई का भी जी सर फीडबैक हमारे पास लेक्चर, आ अली भाई बहुत अच्छा था जी सर लेक्चर। लेक्चर बहुत अच्छा आपने लेक्चर फॉर्म कर दे दिया। चलिए ठीक है, इसके साथ अब ये वाला लेक्चर खत्म करते हैं। जो इसके अलावा सवाल जवाब हम वो ग्रुप में कर लीजिएगा। अभी मेरे पास दो पर्सन है जिनको मैंने अभी लिंक व्हाट्सएप पे भेजा था, वो उनको भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड करता हूँ ताकि वहाँ पे सारी चीजें बहुत शेयर हो जाएंगी। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी वहीं पे अवेलेबल होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड आपके साथ बाकी सेशंस करने का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। आई थिंक सब चले गए हैं और